वो जो लेक्चर 3 लिखा है वो हमने पहले किया है, लेक्चर 2 लिखा है वो हम करेंगे अभी, तो वो नाम का है गड़बड़। ठीक है, चलिए सबसे पहले कल का जो होमवर्क दिया था, कल कुछ गृह कार्य दिया गया था आपको, तो जिस लोगों ने कर लिया है वो बताइए क्या क्या किया है, वो बताइए एक एक करके। आपस से बातचीत बंद कर दीजिए, बिल्कुल नहीं। हाँ जी, कल क्या काम दिया था? प्लैनेट्स के फीचर्स या विशेषताएं वो करके आना था। किस किस ने जाकर के होमवर्क करने के बारे में सोचा और प्रयास किया, कोशिश की, एफर्ट लगाए? प्लीज रेज योर हैंड, द राइट हैंड। 1 2 3 4 5 6 6.5, वो आधा हाथ है, मतलब आधा सोचा होगा। ठीक है, 7 लोगों ने किया है। तो बाकी लोगों को क्या समस्या आई, ऐसी क्या? इजराइल का मुद्दा सुलझा रहे होंगे शायद, इसे टाइम नहीं मिला होगा, है ना? बताएं जरा, जिन लोगों ने हाथ नहीं खड़ा किया है, पीछे से शुरू करते हैं। आपको क्या समस्या आई होमवर्क करने में? भूल गए, ठीक है, जेन्युइन रीजन। ठीक है, हमें सच सच बोलना चाहिए, सबसे अच्छा होता है। ठीक है, हाँ जी, तुम तो थे ही नहीं क्लास में कल। हाँ, बहुत अच्छा। कहाँ गए हुए थे? ठीक है, नॉर्मली अगर मान लीजिए क्लास में नहीं आ पाते हैं तो क्या करना चाहिए? सब तुम्हारे अच्छे दोस्त हैं इसका मतलब, है ना? ठीक है, इधर क्या समस्या रही? आपके आगे जो बैठी है इनको जरा हिंट करिए जी। अच्छा, कल एब्सेंट थे क्लास में आप, ओके। इधर तीनों ने किया है? भूल गए, याद नहीं है? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। आप लोगों ने किया है तीनों ने? क्यों, वही तो पूछ रहा हूँ मैं, आपस से बात नहीं? हाँ जी, इधर मतलब कुछ तो कारण रहा होगा, सर भूल गए, सर मन नहीं था, कोशिश की, समझ ही नहीं आया, लगा करना ही नहीं चाहिए, कुछ भी रीज़न। ठीक है, आपने किया? क्यों? ओके जी, किया है आपने किया है। ठीक है, रीज़न फाइंड आउट करना चाहिए। ऐसा बताते हैं कि दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान ना हो। समाधान, सॉल्यूशन कब नहीं मिलता? जब हमको पता ही ना हो दैट व्हाट इज द एग्जैक्ट प्रॉब्लम, एक्चुअल समस्या क्या है। तो अगर आप होमवर्क नहीं कर पाते हैं, वो प्रॉब्लम नहीं कि आप होमवर्क नहीं कर पाए, उसको कोई फर्क बहुत ज़्यादा पड़ने वाला भी नहीं है। आप क्यों नहीं कर पाए, दैट इज़ द इशू, है ना? क्योंकि वो आपकी पर्सनैलिटी का पार्ट है। हो सकता है आपको याद ना रहा हो, बहुत जेन्युइन कारण है। हाँ सर, यहाँ से गए और मौज में आ गए अपनी, बस क्लास खत्म, हमारा काम खत्म। ठीक है, क्योंकि अब तक ऐसे ही करते आए हैं 15-20 सालों से, स्कूल में, कॉलेजेस में, खासकर कॉलेज में होमवर्क करने की प्रैक्टिस छूट जाती है कॉलेज में, है ना? अगर कोई साइंटिफिक बैकग्राउंड वाला नहीं है वो तो थोड़ा बहुत करते भी हैं, वरना फिर वहाँ पर तो एक रात वाली आदत पड़ जाती है, एक रात में पढ़ो, एग्जाम क्रैक करके आ जाओ। ठीक है, तो इसलिए। दूसरा, प्रोक्रेस्टिनेशन, काम को टालने की आदत। ठीक है, अभी तो दोपहर ही है, शाम तक कर लेंगे। अच्छा, रात पड़ी है, रात में कर लेंगे, सुबह उठ के। तो एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है वो फाइंड आउट करना चाहिए, क्योंकि वो आपके व्यक्तित्व का, आपकी पर्सनैलिटी का पार्ट होता है, जिस कारण आप कोई काम जो आपको करना चाहिए था आप नहीं कर पाए, उसको फाइंड आउट करिए। चलिए, जिन लोगों ने किया है, कौन शुरू करेगा? एक एक प्लैनेट के बारे में एक एक व्यक्ति को, एक एक स्टूडेंट को बताना है। सो हु इज द टॉर्च बियरर? कौन शुरुआत करेगा? ठीक है, किस प्लैनेट के बारे में बताएंगे आप? पहले वाले के बारे में बता दीजिए जी। किसके बारे में? अर्थ के बारे में। सबसे बढ़िया। सबसे पहले आंसर करने का एक फ़ायदा होता है, जो सरल जवाब होते हैं ना, आप तुरंत दे दीजिए। तो कोई भी क्वेश्चन पूछे तुरंत हाथ खड़ा कर दो, पता हो चाहे ना पता हो। उसमें क्या हो, कुछ चीज़ें हैं सबको पता होती हैं। ठीक है जी, थोड़ा ज़ोर से बोलना, सबसे पीछे वाले को सुनना चाहिए। देखो, दूसरे का सुनना है, एक तो होमवर्क भी नहीं किया, आप दूसरे का सुन भी नहीं रहे हो। सूर्य की ऊर्जा का कुछ भाग पृथ्वी और समुद्र की सतह से टकराकर वायुमंडल में बदल जाता है। पृथ्वी आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगे समय को सौर वर्ष कहा जाता है। पृथ्वी एकमात्र ऐसा स्थान है या ग्रह है जहाँ जीवन की दृष्टि की गई है। ठीक है, बिल्कुल ठीक बताया इन्होंने। ठीक है, एक एटमॉस्फेयर वाला क्या बोला आपने? वायुमंडल क्या?
आती है, वो ऊर्जा आने के बाद हमारे यहाँ समुद्र के तल में सतह से टकरा कर दोबारा जब जाते हैं तो वो वायुमंडल में ही बदल जाती है। ठीक है, इसको ऐसे नहीं लिखना है, वायुमंडल तो अलग चीज़ है, वायुमंडल में बदल जाती है ऐसा नहीं है, वायुमंडल उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। ठीक है, तो उससे हमारे चारों तरफ एक कवर जैसा, जैसे हम ब्लैंकेट नहीं ओढ़ते हैं, ठीक है, तो वैसा कंबल जैसा बन जाता है, बट वायुमंडल एक अलग चीज़ है, उसमें वो ऑब्जर्व कर लेता है। ठीक है, तो पृथ्वी के बारे में बता दिया, दिस इज द ओनली प्लैनेट विच हैज़ लाइफ, जिसके पास जीवन है। पृथ्वी को हम लोग ब्लू प्लैनेट, नीला ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, दूसरे ग्रह के बारे में इधर हाथ खड़ा किया था जी, बताइए नेक्स्ट। मरकरी, भाई सब सुनेंगे जोर से। करेक्ट। ठीक है, तो दो इंपॉर्टेंट चीज़ें आई हैं, एक तो एटमॉस्फेयर वाली बात आ गई, जो स्टार्टिंग के 4 प्लैनेट से रिंग तो किसी के पास नहीं है, वो सबके लिए कॉमन है। जो मरकरी है इसके पास अपना एटमॉस्फेयर नहीं है, बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात हो जाती है, क्योंकि एटमॉस्फेयर नहीं है तो वहाँ पे मैंने कल बताया था ना, एक घर जो बिना छत और बिना दीवारों का है, वो लगभग वैसा ही है। ठीक है, और इन्होंने एक और इम्पॉर्टेंट बात जो दूसरी बताई कि इस पर एक अर्थ डे, कितने अर्थ डे के बराबर, 88, इस पे जो एक साल होता है। अब यहाँ दो चीज़ समझिएगा फिर आगे बढ़ेंगे। ये क्या खुल गया? हाँ, दो चीज़ समझिएगा, एक शब्द होता है डे यानी कि दिन। ये क्या होता है, दिन मतलब क्या होता है, डे या दिवस, वॉट डू यू मीन फ्रॉम। और एक होता है ईयर, आपस में नहीं बातें। और दुख की बात है कि चिटचैट की बातें, लड़कों की आवाज़ आ रही है, फुसफुसाहट, ये काम किसका होता है जनरली, है ना, बट दे आर एक्सपर्ट इन दैट, उनकी आवाज़ नहीं आती है। लड़के इसमें एक्सपर्ट नहीं होते, उनकी आवाज़ आ जाती है, तो मत करो। जो नहीं हो सकता, जो तुम्हारे जीन में नहीं है, वो मत करो। ठीक है, हाँ। दिन मतलब क्या होता है जनरल टर्म में, जब कोई भी प्लैनेट अपने एक्सिस पर एक राउंड पूरा कर ले, यानी एक बार क्या हो जाए, वो रोटेट हो जाए, उसको हम बोलते हैं दिन। ऐसे ही होता है ना, रात और दिन जो होता है हमारा पूरा मिलाकर के, उसको हम एक डे कहते हैं, एक दिवस कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी पर, अर्थ पर कितने टाइम का होता है, 24 आवर का होता है, बट अलग अलग प्लैनेट पर अलग अलग टाइम का हो सकता है, डिपेंड ऑन कि कब उस प्लैनेट ने अपने एक्सिस पर एक चक्कर पूरा कर लिया। ठीक है, समझ में आई ये बात। तो ये अलग अलग प्लैनेट पर अलग अलग टाइम का होता है। पृथ्वी पर ये हो गया 24 आवर का। आपने क्या बताया अभी, 88 अर्थ डेज का क्या होता है, नहीं, अर्थ डेज का क्या होता है, एक ईयर होता है वहाँ पर। हाँ, ईयर मतलब क्या हो गया, साल। जब कोई भी प्लैनेट सन के अराउंड एक परिक्रमा या एक रिवोल्यूशन पूरी कर लो, उसको हम बोलेंगे ईयर। ठीक है, ईयर का मतलब जब कोई भी प्लैनेट सन के अराउंड, जो उसका ऑर्बिट है, परिक्रमा पथ या कक्षा है, उस पर एक चक्कर पूरा कर ले, दैट इज नॉन अ ईयर। ठीक है, तो अर्थ पर ईयर होता है 365 डेज का। ठीक है, लेकिन ये दोनों चीज़ें हम अर्थ के रेफरेंस में ले रहे हैं, सब जगह ऐसा ही होगा ऐसा बिल्कुल नहीं है। अलग अलग प्लैनेट्स पर दिन का टाइम और साल के दिन अलग अलग हो सकते हैं। ये बात जिसको समझ में नहीं आई है अभी बताइए, जो मैंने अभी बोला है, दिन की परिभाषा और साल की परिभाषा। क्लियर है सबको? वेरी गुड, बधाइयाँ। किसने बोला? हाँ, जो प्लैनेट्स के ऑर्बिट है उसमें कोई एक स्पेसिफिक स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट है या फिर बस वो फ्रीली घूमते हैं? ठीक है, जो कोई भी गोला होता है उसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट कहाँ होता है? कहीं होता है? नहीं होता ना, तो नहीं है। ठीक है, तो ये बस हमने ऐसे एज्यूम कर रखा है कि 365 डेज है एक साल में। हाँ, वो सिंपल सी बात है। वो जैसे ये ऑर्बिट है, मान लीजिए यहाँ पर इससे स्टार्ट किया है, अब वो लगातार चल रहा है, उसको मतलब नहीं है कि यहाँ पर 365 दिन हो गया, मुझे रुकना है 4 घंटे के लिए।
ठीक है, उसे इससे मतलब नहीं है। ये तो हम ना पर 365 दिन, उसे मतलब ही नहीं है 365 और 366 क्या फ़र्क पड़ रहा है उसको। ठीक है, तो वो लगातार इस पर रिवॉल्व किए जा रही है, रिवॉल्व किए जा रही है, परिक्रमा किए जा रही है। ठीक है, बस जब ये एक बार पूरा हो जाता है, जहाँ से भी शुरुआत उसने की ऐसा मान लो, कोई भी एक रेफरेंस पॉइंट ले लो कि फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, माना x, मैथ्स में ऐसे ही होता है ना, अगर आपको सवाल हल करना है तो आपको मानना पड़ता है। सेम लाइफ के अंदर भी ऐसे ही होता है। क्योंकि यूपीएससी की तैयारी बहुत शानदार चीज़ है। मुझे नहीं पता आप में से कौन आईएएस बनेगा कौन नहीं बनेगा, पर आप एक शानदार इंसान बन जाएंगे अगर आप पूरे मन से तैयारी करेंगे तो। ठीक है, शानदार और सफल इंसान बनेंगे। सफल समझते हैं ना, है ना, सफल इंसान बनेंगे। आपका जो लाइफ होगी वो मीनिंगफुल और पर्पसफुल होगी। ठीक है, सार्थक जीवन होगा। ठीक है, तो लाइफ के अंदर भी मानना पड़ता है कुछ, अगर आपको करना है, हाँ मुझे आईएएस बनना है, मैं आईएएस बन सकता हूँ, ये आपको मानना पड़ेगा। ठीक है, तब तक काम नहीं होगा जब तक आप मानेंगे नहीं। फिर आपका बिहेवियर वैसा होगा, आपके बोलने के तरीके वैसे होंगे, खुद को आप मैनेज वैसे करना शुरू करेंगे, आप क्लास में भी वेल ड्रेस्ड होकर के आया करेंगे। ठीक है, वरना मुँह उठाए और चल दिए। ठीक है, क्लास कितने बजे की है? 10 बजे की, 9:50 पे उठे और 10 बजे क्लास में। ठीक है, तो ये नहीं हो पाता है। आप जब आईएएस बन जाएंगे, अब पता लगा सुबह सुबह ही आपका लाइफ, जैसे आप सो के उठते हैं आपका काम शुरू हो जाता है। क्योंकि आईएएस का कोई वर्किंग डे या वर्किंग आवर नहीं होता, 24 घंटे काम कर, उनको इसीलिए दफ्तर दिया जाता है घर के अंदर ही, बंगला इसीलिए मिलता है, मौज करने के लिए नहीं मिलता। ठीक है ना, उसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है? घर के अंदर ऑफिस होता है। अब सुबह सो करके उठ रहे हैं, मॉर्निंग वॉक पे जाएंगे, वो भी काम हो रहा होता है उनका, क्योंकि इसी बार उनको पता लगता है क्या क्या चल रहा है एरिया के अंदर। फिर किसी स्कूल में गए 9 बजे इनॉग्रेशन कर रहे हैं किसी चीज़ का, कॉलेज में पहुँचे हैं वहाँ पे लेक्चर देख, डीएम है अल्टीमेटली वो, उस ज़िले में जो कुछ भी हो रहा होगा सबका सबसे सेंटर पॉइंट वही होता है। ठीक है, ऑफिस तो पहुँचता है 11 बजे जा कर के वो, है ना। खैर, तो एक चक्कर लगा ले, ये रिवॉल्यूशन हो गया एक। ठीक है, बस ये प्रोसेस अलग अलग जगह अलग अलग दिन होगा। जो इन्होंने बताया अभी कि सबसे पहला ग्रह कौन सा है हमारा? बुध, दैट इज मरकरी। वहाँ पर ये प्रोसेस कितने दिन में हो रहा है? 88 दिन में। ठीक है, कितनी एज है अभी आपकी? 22। ठीक है, अगर आप मरकरी पर होते तो आपकी एज कितनी हो गई होती? कम से कम 70-80 साल के होते आप, क्योंकि यहाँ पर एक साल 365 दिन का हो रहा है, वहाँ पर कितने दिन का हो रहा है? 88 डेज का हो रहा है। ठीक है, तो यानी कि जितने में यहाँ पर 1 साल के, वहाँ पर आप 4 साल के हो जाते। समझ में आई मेरी बात? बधाइयाँ। नेक्स्ट, अगला प्लेनेट कौन बताएगा? बोलो जी, सबसे आगे जी, किस ग्रह के बारे में बताएंगे? वीनस। सबको शांति से सुनना है, आपको जोर से बोलना है। ये सूर्य के पास दूसरा ग्रह है, इस पे कोई ग्रह नहीं है, तो इसको पृथ्वी की सिस्टर कहा जाता है। सबसे शाही ग्रह है ये, बहुत समझौता तारा भी बोलते हैं। ठीक है, जो इन्होंने बोला समझ में आया? लास्ट वाले दोनों को आवाज नहीं आई ना? तो ये कुर्सियां आगे खाली पड़ी हुई हैं। इन्वॉल्व हुआ करिए क्लास में, एंगेज हुआ करिए। ठीक है, इन्होंने 4-5 चीज़ें बताई हैं। पहली बात, सन के दूसरा सबसे नियरेस्ट ग्रह है। दूसरी बात, वन ऑफ द ब्राइटेस्ट प्लैनेट है, सबसे चमकीला ग्रह है, और इसीलिए हम इसको अपनी पृथ्वी पर नंगी आंखों से, यानी विदाउट एनी दूरबीन, इसको हम देख सकते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? मॉर्निंग और इवनिंग स्टार, सुबह का, भोर का या सांझ का तारा, क्योंकि सुबह और शाम इसको हम देख सकते हैं। सुबह शाम जो सबसे चमकीली वस्तु आपको आकाश में दिखाई दे वो क्या होगा? वीनस या शुक्र होगा। ठीक है, फिर इसको अर्थ का ट्विन कहते हैं, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह, क्योंकि लगभग ये पृथ्वी जैसा है, सेम नहीं है, है ना, लेकिन लगभग पृथ्वी जैसा है। ठीक है, जो इसके फीचर्स हैं, जो इसका शेप है, जो इसकी डेंसिटी है, जो इसका मास है, इसकी जो हरकतें हैं, ठीक है, वो पृथ्वी जैसी हैं। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, इसकी डायरेक्शन का वो क्या है? रोटेशन का ईस्ट टू वेस्ट, मैंने बताया था ना। तो यहाँ पर सनराइज, सूर्योदय किधर होगा? वेस्ट में, और सनसेट, सूर्यास्त ईस्ट में। क्लियर है? कुछ और जोड़ना है किसी को इसमें? जी हाँ, करेक्ट। क्यों बनता है बताओ, क्यों बनती है कंडीशन वो? अब यहाँ पे एक वर्ड आया है एल्बिडो। एल्बिडो क्या होता है ये बताऊंगा मैं आगे। ठीक है, हम जब सन इंसोलेशन की बात करेंगे। क्या?
हाँ करेक्ट। आप लोग जब साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें अलग अलग तकनीक पढ़ते हैं। साइंस एंड टेक इज द पार्ट ऑफ पेपर 3, जीएस मेंस पेपर 3। उसमें अलग अलग टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे। उसमें से एक होता है स्पेस टेक्नोलॉजी, उसमें अलग अलग सैटेलाइट्स के बारे में बताया जाता है। तो किस प्लैनेट के एक्सप्लोरेशन के लिए, उसके अध्ययन के लिए कौन कौन सैटेलाइट गए हुए हैं, इसकी जानकारी वहाँ पर आपको पढ़नी चाहिए, अपडेट होना होता है। 2 दिन पहले मिस्टर प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक मीटिंग ली इसरो की। उसके बाद उन्होंने बहुत सारी चीज़ें अनाउंस की, है ना, गगनयान, चंद्रयान, एसेट्रा एसेट्रा, ठीक है। तो अब इंडिया बहुत तेज़ी से बूम कर रहा है स्पेस इंडस्ट्री के अंदर, और ऐसा टारगेट है कि अगले 15-20 सालों के अंदर हम लोग पूरे सोलर सिस्टम को मथ डालेंगे, सब जगह भेजेंगे सैटेलाइट्स, ठीक है। तो आपको 15-20 साल वेट नहीं करना है, भगवान ना करे वेट करना पड़े, आपका सिलेक्शन जब भी आपका प्लान है तभी हो जाए, लेकिन उस पर अपडेट्स आएंगी जो करंट में, उसकी आपको नॉलेज होनी चाहिए। हाँ ठीक है, चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट कौन बताएगा किस प्लैनेट के बारे में? कौन बता रहा है? आप जी बताइए, मंगल ग्रह के बारे में। भाई बोलो नहीं, बोलो नहीं। बोलते रहिए। और इसके 2 उपग्रह हैं, एक पैगोस और डिमोस। जो डिमोस है वो सोलर सिस्टम में सबसे छोटा उपग्रह है। इस ग्रह पर निक्स ओलंपिया नाम का माउंटेन स्थित है, जो माउंट एवरेस्ट का 3 गुना ज़्यादा ऊंचा है। सोलर सिस्टम में सबसे ऊंचाई पर स्थित माउंटेन है और सन से 4 सबसे बड़ा प्लैनेट जी सन से, मतलब सूर्य से 4था सबसे बड़ा प्लैनेट। ठीक है, तो जो बातें बोली समझ में आ गई सबको? कोई बात समझ में नहीं आई है तो बताइए। ठीक है, तो सूर्य के बाद चौथा प्लैनेट है ये। अर्थ का सैटेलाइट कौन है? मून। उससे पहले के किसी के सैटेलाइट नहीं है, पर अर्थ के बाद जितने प्लैनेट्स आएंगे सैटेलाइट उनके बढ़ते चले जाएंगे। जैसे इसके 2 सैटेलाइट है, क्या नाम बताया इन्होंने? फोबोस और डीमोस, वो पता होना चाहिए। वहाँ पर माउंटेन्स नुमा स्ट्रक्चर्स हैं, तो उसमें से एक नाम बताया इन्होंने, निक्स ओलंपिया। जैसे हमारा माउंट एवरेस्ट हाईएस्ट पीक है, वैसे ही वहाँ पर निक्स ओलंपिया है, ठीक है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि सबसे ज़्यादा रुचि अर्थ वालों को किस पर है? मार्स में है। सब देश कोशिश कर रहे हैं वहाँ पर अपने अलग अलग मिशंस भेजने की। बहुतों ने ट्राई किया है, हमने भी ट्राई किया है, 2 बार ट्राई किया है ना। मंगलयान भेजा था, शायद फिल्म भी बनी थी उसके ऊपर, है ना, मिशन मंगल, ठीक है। तो मंगल पे हमने ट्राई मारा था, ठीक है। मॉम नाम था उस मिशन का, मार्स ऑर्बिटर मिशन, ऐसा करके, ठीक है। ग्रेट। नेक्स्ट, अगले ग्रह के बारे में कौन बताएगा? बोलिए, आप बताइए, जोर से बोलिए, घबराइए मत। क्या करता है? 11 पॉइंट, हाँ, यानी कि उसका 1 साल पृथ्वी के लगभग 12 साल के बराबर होता है, ठीक है। क्योंकि बहुत बड़ा ग्रह है, बहुत दूर है, सूर्य का चक्कर लगाने में टाइम लगता है उसको। जी क्या समझ में नहीं आई ये वाली लाइन, जो क्या बोल रहे हैं आप? जोर से बोलिए। करेक्ट। वेरी गुड। तो इन्होंने कई बातें बताई हैं। सबसे पहली बात, सबसे बड़ा ये प्लैनेट है, ठीक है, जुपिटर। इसी के नाम से स्कूटर बनाया था एक, ठीक है। उस स्कूटर की ऐड देखी थी आप लोगों ने कभी? हैं? हाँ, तो उसमें अमिताभ बच्चन ने यही बोला था कि इसमें क्या है, स्पेस बहुत ज़्यादा है। जुपिटर नाम उसका रखा इसीलिए गया था। जो ये क्या नाम है, जो ये टीवी एड्स बनती हैं ना, बहुत प्लानिंग के साथ बनती हैं। 2 मिनट की एक ऐड बनाने के लिए कई लाख करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं बहुत बार, ठीक है। मेरी एक फ्रेंड है, वो कॉपी राइटिंग करती है। कॉपी राइटिंग यानी कि जो ऐड में लाइन्स चलती है ना, वो लिखते हैं,
जैसे कोई भी एक ऐड बताओ, जैसे वो एक निरमा करके डिटर्जेंट आता था, उसकी क्या लाइन चलती थी? हाँ हाँ वही, ठीक है। तो ऐसी पंच लाइन्स होती हैं। अब वो एक या दो लाइन लिखने में कई बार उनको हफ्ते हफ्ते लग जाते हैं, ठीक है, कि क्या लाइन लिखें कि वो जो आदमी को क्लिक भी करे, याद भी रहे, रिदम में भी आ जाए, सबको कनेक्ट करे। जैसे अब और पहचान बन जाती है वो साइड की, जैसे पेटीएम करो, है ना। अब ये है केवल दो शब्द हैं, है ना, लेकिन वो टोन, वो चीज़ बनाने में बहुत टाइम लगा था। और आज वो जैसे ही वो ऐड सुनते हैं आप, आपको पता किसकी ऐड हो रही है ये? बहुत लोग तो यूपीआई कुछ भी करते हो, क्या बोलते हैं? पेटीएम करो। आप टूथपेस्ट करते होंगे ना, बहुत लोग क्या बोलते हैं? कोलगेट ले आना, चाहे वो लेके पतंजलि आ रहे हो, पर बोलते हैं कोलगेट ले आना, है ना। तो वो ऐड का असर है, ठीक है। तो जुपिटर के बेस पर उसका ऐड किया गया था, उस स्कूटर का। सबसे बड़ा ग्रह है, एक बात। दूसरी बड़ी बात उसने कही कि ये अपने आप में मिनी सोलर सिस्टम कहलाता है, जुपिटर। क्यों कहलाता है? क्योंकि इसके सैटेलाइट्स बहुत सारे हैं। तो जैसे एक बड़ा सन है, उसके बहुत सारे प्लैनेट्स, एस्टेरॉइड्स, एसेट्रा एसेट्रा हैं। इसका पूरा अपने आप में सोलर सिस्टम जैसा लगता है ये, ठीक है। लगातार सैटेलाइट्स इसके नए नए मिलते जा रहे हैं, इसके आसपास इतने सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। कभी हम लोग 11-12 पढ़ते थे, प्रेजेंट में 80+ हो गए हैं, ठीक है। सबसे बड़ा कौन सा वाला सैटेलाइट है? गैनीमीड, ऐसा उन्होंने बताया, ठीक है। इस पे भी बहुत सारे अलग अलग मिशंस भेजे गए हैं। जूनो गया है, एक दो और भी गए हैं, वो साइंस एंड टेक में पढ़ लेना। क्लियर है? कुछ कंफ्यूजन? जी। नेक्स्ट, अगला प्लैनेट। हाँ जी, मध्यम मार्गी, बीच के लोग बताइए कुछ। जी, कौन सा? सैटर्न, शनि। सूर्य से छठा ग्रह है और यह जुपिटर बृहस्पति के बाद सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। सूर्य से इसकी दूरी 1.43 मिलियन किलोमीटर है। यह पृथ्वी जैसा ठोस नहीं है, बल्कि गैस से बना है। यह 94% हाइड्रोजन, 6% हीलियम और कुछ अंश मीथेन और अमोनिया से बना है। शनि ग्रह का व्यास 1,16,460 किलोमीटर है। इसके मध्य रेखा में चारों ओर से 7 विकसित मिले हैं, जो सामूहिक रूप से गुरुत्वाकर्षण के कारण इसके परिक्रमण करते हैं। इसे गैसों का गोला या गैलेक्सी समान ग्रह भी कहते हैं। अब तक इसके 82 उपग्रह का पता लगाया जा चुका है। टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। शनि अंतिम ग्रह है जिसे आंखों से देखा जा सकता है। क्लियर हो गया सबको? ठीक है। सूर्य से दूरी के क्रम में दिस इज द लास्ट वन, जिसको हम सीधा आंखों से देख सकते हैं। साल भर नहीं दिखता है, सर्टेन टाइम पर दिख रहा होता है। बाकी उसके बाद वाले के लिए हमको बहुत अच्छी क्वालिटी की क्या चाहिए होती हैं? दूरबीन्स चाहिए होती हैं, टेलीस्कोप चाहिए होते हैं। ठीक है, एक बात। दूसरा उन्होंने कहा इसमें रिंग्स हैं, छल्ले हैं, जिसकी हम लोगों ने कल डिस्कशन किया था, जो ब्राइट हैं, चमकते हैं। बाकी सबके छल्ले भी हैं, जुपिटर वगैरह के, चमकते नहीं हैं वो। ठीक है। और बहुत सारे उपग्रह हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट नाम बताया, क्या? टाइटन। टाइटन घड़ी आती है, किसकी आती है? टाइटैनिक की। हाँ, टाइटन किसकी है? वो टाटा वालों की है, टाटा वालों की है। ठीक है, टाटा सब बनाता है देश के लिए। ठीक है, तो सैटर्न की बात हो गई। नेक्स्ट जी। अरे तुम्हारा हो गया भैया एक जी। पड़ोसी, इनके पड़ोसी धर्म निभाओ, तुम बताओ। अरे उसका देख के नहीं पढ़ना है, वो तो लूसेंट के अंदर भी लिखा हुआ है, किसी बुक के अंदर लिखा हुआ है। तुमने क्या किया है वो पूछ रहे हैं। नहीं किया, ठीक है। आपने किया, आप बताइए। बातचीत नहीं। डन। कुछ जोड़ना किसी को इसमें? सबसे खास बात क्या है इस ग्रह की? करेक्ट। एक बात तो ये हो गई कि मीथेन गैस बहुत है इसके पास, तो इसका कलर एकदम बहुत ज़्यादा चमकीला खूबसूरत होता है। ठीक है। और
ठीक है 13 रिंग्स जी, 13 रिंग्स 13 रिंग्स हैं। और 84 डेज में एक सबसे डिफरेंट चीज़ जो केवल इसी के पास है वो कोई बता नहीं रहा है, और क्या स्पेशलिटी है? 48 90 यस, ठीक है। बाकी सारे ग्रह, नॉर्मल ग्रह ऐसा होना चाहिए, ऊपर पोल नीचे पोल, ठीक है। अर्थ हमारी 23.5 डिग्री झुकी हुई है और ये लगभग लेटा हुआ है, ठीक है, ये लगभग लेटा हुआ है। हाँ, लेटा हुआ ग्रह कहते हैं इसीलिए इसको। इसके जो दोनों पोल्स हैं, जहाँ पर हमारा ईस्ट वेस्ट है वहाँ पर इसका नॉर्थ साउथ है, तो दिशाएं ही एकदम डिफरेंट हो गई हैं, ठीक है। क्लियर है? नेक्स्ट आप बताइए कौन सा रह गया? लास्ट वाला नेपच्यून या वरुण, दो ही लिखे थे। हाँ, दो बता दो, कोई बात नहीं, उसमें क्या हो गया। So Neptune is the final planet in the solar system. हम्म, Neptune is 38 from the sun. नेपच्यून इज 38 from the sun. ठीक है, सबसे दूर का ग्रह है ये, ठीक है। इसके बाद फिर क्या हो जाता है, प्लैनेट समाप्त हो जाते हैं हमारे सोलार सिस्टम में, ठीक है। और इसके बाद एक जगह आती है, उसको हम बोलते हैं क्यूपर बेल्ट। क्या बोलते हैं? क्यूपर बेल्ट। नेपच्यून के बाद का जो प्रोसेस है वहाँ पर कुछ दूरी पर जाकर के, कुछ दूरी मतलब कुछ लाख किलोमीटर की दूरी पर जाकर के एक बेल्ट है, उसको बोलते हैं क्यूपर बेल्ट। उसके बाद जो सन की ग्रेविटी है वो क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, यानी हमारा सोलार सिस्टम खत्म हो जाता है। यहाँ पर कहीं मेंशन किया है क्या क्यूपर बेल्ट? नहीं किया, करवाया तो था मैंने। हाँ, वो रहा, दिख रहा है आपको सबसे लास्ट में। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, क्यूपर बेल्ट ऑब्जेक्ट्स, यानी यहाँ तक हमारे जो सन है उसकी ग्रेविटी काम कर रही होती है, फिर उसकी ग्रेविटी कम होती चली जाती है, तो उसके बाहर जो ऑब्जेक्ट्स होंगे वो सन से उतने अट्रैक्ट नहीं होंगे, वो इंडिपेंडेंट होंगे या फिर किसी और सोलार सिस्टम का पार्ट होंगे। क्लियर है? तो ये 8 प्लैनेट्स की हमने अभी तक बात की है। एक प्लूटो वाला किस्सा कौन बता सकता है? प्लूटो, कल मैंने एक वर्ड लिखा था ना, ड्वार्फ प्लैनेट्स, बौने ग्रह, तो प्लूटो क्या है? ड्वार्फ प्लैनेट है, ठीक है। लेकिन पहले उसको प्लैनेट मानते थे हम लोग, ग्रह मानते थे, अब नहीं मानते हैं। आप लोगों ने सुना होगा ना, पूजा में 9 ग्रह बिठाए जाते हैं, 9 प्लैनेट्स हुआ करते थे, अब इसको हम नहीं मानते हैं, ठीक है। तो क्या कारण है कि नहीं मानते हैं? रेज हैंड प्लीज। एक और, बाकी लोग आंसर नहीं करेंगे, तुक्का ही मारो, कोई बताओ। करेक्ट, जो बड़ी चीज़ है, प्लैनेट्स का जो चक्कर लगाने का पाथ है यानी ऑर्बिट है वो फिक्स है। प्लूटो हरकतें गंदी करता रहता है। गंदी क्या करता रहता है? वो अपने रास्ते से भटक जाता है, ठीक है, इसीलिए वो प्लैनेट से हटा दिया गया। कभी वो, हाँ भाई, नॉर्मली क्या है कि अरे भैया मान लो ये पाथ है तो फिर इसी पर ही चलना है, लेकिन ये चल रहा था बीच में यहाँ पर यूरेनस वाले में आ गया ऐसे, फिर जा रहा है, फिर अपने पाथ पर आ गया, फिर इसने नेपच्यून को तंग कर दिया, ठीक है, ऐसा करता था। आसपास के जो वहाँ पे प्लैनेट्स या अदर ऑब्जेक्ट्स थे उनके पाथ में आता था, यानी कि इसका अपना पाथ फिक्स नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि सन से बहुत दूर है, तो ऑब्वियस सी बात है सन की ग्रेविटी धीरे धीरे वहाँ पे कम हो गई है, ठीक है ना। तो अगर आसपास कोई भी बड़ा ऑब्जेक्ट गुजरे उसकी ग्रेविटी से ये इफेक्ट होता था, ठीक है। तो कहा कि नहीं, ये प्लैनेट वाली खासियत नहीं है और इसको प्लैनेट नहीं माना गया। क्लियर है? अब एक जीवन की सीख। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री देखी थी, 15-18 मिनट की। तो उसमें एक बंदा किसी को समझा रहा होता है जो बहुत डिप्रेस्ड है, उसके फादर की डेथ हो गई है, एसेट्रा एसेट्रा, सुसाइड करने गया था वो, ऐसा। तो उसको कहता है कि प्लूटो जैसा बनो। कह रहे प्लूटो जैसा बने मतलब? उसने भी तैयारी की थी यूपीएससी के कई साल तक। तो कह रहे कि अब हम उसको ग्रह नहीं मानते, प्लूटो को, ठीक है। इससे कोई फर्क पड़ा प्लूटो के ऊपर? नहीं पड़ा ना। आप उसको बोलो तुम स्टार हो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसको, उससे बोलो तुम ग्रह हो, तुम उपग्रह हो, तुम XYZ हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वो जैसे घूम रहा था वैसे ही घूम रहा है। तो बी लाइक का प्लूटो, ठीक है। अपना जो काम है वो करते रहिए, बाकी लोग कुछ ना कुछ कहते रहेंगे लाइफ में, ठीक है।
अच्छी चीज़ है, समझ लीजिए, सुन लीजिए, वरना भगवान ने 2 कान दिए, अच्छे सुन करके यहाँ से निकाल दो। इसके अंदर जो स्टोरेज है वो फिक्स है, तो उसमें कम से कम काम की चीज़ें रखनी चाहिए, वरना फिर सिस्टम हैंग होना शुरू हो जाता है। ठीक है, क्लियर है? ये हमने प्लैनेट्स की बात कर ली। तो जो प्लैनेट्स जैसे हैं पर एक फिक्स रूट पर नहीं है, उनको हम ड्वार्फ प्लैनेट्स कहते हैं। एक एग्जाम्पल हो गया यहाँ पर प्लूटो, एक एग्जाम्पल यहाँ पर है एरिस, एक एग्जाम्पल है यहाँ पर मेकमेक, और भी बहुत सारे हैं। ये सारे क्या हैं? ड्वार्फ प्लैनेट्स हैं, बौने ग्रह हैं, यानी ग्रह जैसे हैं बट ग्रह नहीं है। ठीक है, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन किसी को है तो बताइए, वरना आगे बढ़ा जाए। ठीक है, जो सोलर इक्लिप्स में डायमंड रिंग बनती है तो क्या होता है? जी सोलर इक्लिप्स में डायमंड रिंग बनती है तो क्या होता है? ठीक है, बता देते हैं। और अच्छा, कौन बताएगा इसका? बहुत सिंपल आंसर है। मैंने 3 शेप बताई थी गैलेक्सी की, कौन कौन सी? स्पाइरल, दूसरी इलिप्टिकल, और तीसरी तो रेगुलर वाली कौन सी हो गई? स्पाइरल और इलिप्टिकल, यानी कि जिसका जो शेप है वो फिक्स्ड है। ठीक है, रेस्ट क्या हो जाएंगी? इर्रेगुलर, जिसका कोई शेप फिक्स नहीं है। ठीक है, चलो आपका आंसर मैं करूंगा, क्योंकि अभी हमको पढ़ना है, वो एक्लिप्स पढ़ने हैं, तो वहीं पर ही बताऊंगा। ठीक है, जो अलग अलग प्लैनेट्स के डेज और आवर्स है, ठीक है, वो आपको एक चार्ट में लिख लेने हैं सारे। अभी सब प्लैनेट्स से सबने नहीं बताया है, वहाँ पर कौन कौन सी गैस है, उसका कितना वेट है, इससे सवाल बनने के चांस उतने ज़्यादा नहीं है। ठीक है, क्योंकि हर प्लैनेट पे गैसेज हैं, ये बात ठीक है, वो जब कोई डिस्कशन में आएगा तभी सवाल बनेगा। ठीक है, लेकिन कितने कितने दिन का वहाँ पर साल हो रहा है और कितने घंटे की लाइफ हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे उन्होंने बताया कि जुपिटर पे लगभग 11.9 अर्थ ईयर का एक साल होता है। तो अगर अब ये 22 साल की हैं, ठीक है, अगर मान लीजिए ये जुपिटर पर होती तो इनकी एज कितनी होती अभी? 2 साल, हाँ है ना, क्योंकि वहाँ पर 11.9 अर्थ ईयर का, यानी पृथ्वी के 11 साल 9 महीने का एक साल माना जा रहा है। ठीक है, तो आपकी आयु 2 साल भी नहीं होती, कुछ महीने कम ही होते उसके अंदर भी। ठीक है, तो बंदा वही है। ठीक है, पर अलग अलग आप कहाँ पर हैं, वहाँ पर जाकर के आपकी एज बदल जा रही है। ठीक है, आपके वेट पे फर्क आ जाएगा, हमारी मांसपेशियों का डेवलपमेंट पे, हमारे ऑर्गन्स का डेवलपमेंट पे फर्क आ जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं टाइम। ठीक है, जो समय का डिफरेंस होता है ना, आपने सुना होगा बहुत बार टाइम ट्रैवल, तो टाइम ट्रैवल यही तो है, आप किसी और प्लैनेट पे पहुंच जाओ, अब वहाँ पर जो साल है वो साल अलग टाइम में हो रहा है ना। आप जुपिटर पे हो, आप बहुत लंबे टाइम तक जियोगे, आपकी एज बहुत ज़्यादा होगी। मार्स पे गए आप बहुत जल्दी मर जाओगे, 88 दिन का एक साल हो रहा है। ठीक है, आप रोज़ सुबह सन को फेस कर रहे हो दिन भर, अब सारी एनर्जी कहाँ से मिल रही है हमको? सन से, उसके अकॉर्डिंग हमारी बॉडी डेवलप हो रही है। ठीक है, तो वहाँ पर अलग फ़र्क पड़ जाएगा, किसी और प्लैनेट पे कोई और फ़र्क पड़ जाएगा, किसी और सोलार सिस्टम में कुछ और फ़र्क पड़ता होगा, उसकी जानकारी अभी हम लोगों को उतनी नहीं है। इज इट क्लियर और नॉट? आगे बढ़ें। ठीक है, अच्छा मून के बारे में कोई बता सकता है? मून के बारे में, क्योंकि मून हमारा सैटेलाइट है तो थोड़ा सा उसका हम अलग से भी पढ़ लेते हैं कई बार। चंद्रमा की विशेषताएं जी, पृथ्वी का उपग्रह है, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है, नेचुरल सैटेलाइट है, वेरी गुड। और 1/6 ग्रेविटी ऑफ अर्थ। हाँ, वहाँ पर जो ग्रेविटी है वो क्या है अर्थ के मुकाबले? 1/6। क्या कम है कि ज़्यादा है? 1/6 तो है, कम है। ठीक है ना, यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, ये पेन में अगर अर्थ पे ऊपर छोड़ रहा हूँ तो इसको यहाँ जितना गिरने में टाइम लगा है वहाँ पर इसका टाइम 1/6 कम लगेगा। ठीक है, समझ में आई बात? ग्रेविटी भी अलग अलग प्लैनेट्स पर अलग अलग तरीके से है। ऐसा क्यों है? डिपेंड ऑन कि वो किस मटेरियल से बना हुआ है। ठीक है, तो ग्रेविटी उसका जो कोर है, जो केंद्र है, उसके हिसाब से ग्रेविटी भी अलग अलग हो गई है। ठीक है, इसीलिए मार्स पे आपने देखा होगा फिल्मों वगैरह में बहुत धीरे धीरे चल रहे होते हैं, है ना, पैर ऐसे ऐसे बढ़ा रहे होते हैं, बेसिक कारण ग्रेविटी है उसके पीछे। ठीक है, और इसीलिए मार्स पर हमारा वजन भी क्या हो जाता है? कम हो जाता है, हमारा वेट जो होता है वो कम हो जाता है, क्योंकि अर्थ की तरफ खिंचाव हमारा कम हो, मतलब
अर्थ नहीं, सॉरी, सरफेस की तरफ खिंचाव जो होता है वो हमारा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अच्छा, अगर ग्रेविटी ना हो तो क्या होगा, मतलब भूगोल का भाग नहीं है तो क्या होगा, हाँ, हम सब हवा में उड़ जाएंगे, ठीक है, ग्रेविटी ने हमको खींचा हुआ है। अभी ग्रेविटी ना हो तो बस हम लोग ट्रैवल कर रहे होंगे यहीं पर ऐसे ऐसे ही, सब पक्षी बन जाएंगे, ठीक है। चलिए, मून के बारे में एक दो चीज़ें और हैं। अरे अरे शांत हो जाओ भाई प्लीज़, हाँ जोर से। मून चमकीला ग्रह हो ही नहीं सकता भैया, ग्रह नहीं है वो, उपग्रह है। हाँ, हाँ, वो अपनी लाइट के लिए सन पे डिपेंड है। एक तो ग्रह शब्द मत प्रयोग करिए आप। हाँ, सबसे चमकीला उपग्रह दिखता है क्योंकि सबसे जो पास का हमारे ऑब्जेक्ट है वो कौन है, मून है। ये रहा 3.84 लाख किलोमीटर की दूरी पर, ठीक है। आप अगर ठीक ठाक फ़ोन है उस पर आप जूम करके कई बार फ़ोटो खींच लेते हो, ठीक है। बाकी सब इतने पास नहीं है, बाकी सब बहुत दूर दूर है। अब जो हमको स्टार्स दिख रहे हैं, स्टार्स जो दिखते हैं वो एक्चुअल में सन से भी बड़े बड़े हैं, पर हमको क्या एक डॉट सा दिख रहा होता है आकाश में, क्योंकि उनकी दूरी क्या है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो सबसे पास का नियरेस्ट का कोई ऑब्जेक्ट हमारे है वो मून है। एक बात हो गई। हाँ, एक्लिप्स या ग्रहण में इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट भूमिका होती है, करेक्ट, ठीक है। दो उसमें सिचुएशन होती हैं मून में, एक को हम बोलते हैं फुल मून, हिंदी में अमावस्या, और एक को बोलते हैं न्यू मून, हिंदी में पूर्णिमा, ठीक है, या उल्टा होगा, हाँ, ठीक है। हाँ, तो अमावस्या जब एकदम मून गायब हो गया है वो होता है न्यू मून, क्योंकि उस दिन, अरे अरे पापियों शांत, आपस में नहीं, उस दिन से नया चांद बनना शुरू हो जाता है। चांद की जो लाइफ साइकिल होती है 14 दिन की होती है, वो मतलब मरता नहीं है वो, हमको जो शो होता है वो, है ना, लगभग 14 दिन थोड़ा थोड़ा सा दिख रहा होता है, ठीक है। तो 15वां दिन ऐसा आता है, एक दिन होता है जब पूरा चांद हमको एकदम नहीं दिख रहा होता है, क्योंकि वो अर्थ के अपोजिट होता है और सन उसके अपोजिट होता है, तो सन की लाइट उस पर नहीं पड़ पा रही, उससे चमकता ही नहीं है वो, तो हमको दिखता नहीं है। उसको हम लोग बोलते हैं अमावस्या या न्यू मून, कि यहाँ से अब दिखना शुरू होगा। और एक दिन पूरा ब्राइटर बहुत बड़ा दिख रहा होता है, उसको हम बोलते हैं पूर्णिमा या फुल मून, क्योंकि तब बहुत ज़्यादा चमक पड़ रही होती है, सन की रोशनी पड़ रही होती है मून के ऊपर, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ कुछ होते हैं, एक होता है ब्लू मून, एक होता है ब्लड मून। सुना है आप लोगों ने? बताइए क्या होता है ब्लू मून? अरे ये क्या बात हुई, पता नहीं है, लिख लो मून। चंद्रमा, आपस में बात नहीं। द रोटेशन एंड रिवोल्यूशन टाइम ऑफ द मून, चंद्रमा का घूर्णन और परिक्रमण काल, द रोटेशन एंड रिवोल्यूशन टाइम। चंद्रमा का, बहुत ध्यान से शब्दों को सुनिए, घूर्णन और परिक्रमण काल, टाइम इज ऑलमोस्ट इक्वल, दैट इज 28 डेज, लगभग समान यानी 28 दिनों का है, यानी 28 दिनों का है। क्या? हाँ, घूर्णन क्या होता है? अपने एक्सिस पर घूमना, ठीक है। और परिक्रमण क्या होता है? परिक्रमा करना, ठीक है। तो वो परिभ्रमण कह रहे हो आप, घूर्णन या परिभ्रमण, ठीक है। इंग्लिश से रिलेट कर लो, या सिंपल घूर्णन मतलब एक्सिस पर, परिक्रमण यानी परिक्रमा करना। अब परिक्रमा आप एक्सिस पर कर ही नहीं सकते। किसी की परिक्रमा की है आपने? अरे किसी मंदिर में कहीं किया होगा, किसी पेड़ के चक्कर लगाए होंगे, है ना, तो वो एक्सिस पर नहीं हो सकता। एक्सिस पर होते ही क्या हो जाएगा, वो घूर्णन हो जाएगा या परिभ्रमण हो जाएगा, ठीक है। तो मुद्दे की बात क्या है, इसका रोटेशन और रिवोल्यूशन टाइम सेम है,
यानी कि इसका दिन और साल बराबर होता है, ठीक है। हमारा दिन 24 घंटे का, हमारा साल 365 दिन का, इसका दोनों बराबर 28 दिन का, ठीक है, क्योंकि एक साथ दोनों ये काम कर रहा है, ठीक है। यानी कि ये आलसी है, ठीक है, क्योंकि भाई ये ऐसे चक्कर भी लगा रहा है, ठीक है, ये बीच में सूर्य है तो ये इसके चक्कर भी लगा रहा है, इसको बोला हमने क्या, रिवोल्यूशन या परिक्रमण, ठीक है। और बहुत धीरे धीरे थोड़ा 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 सा इसी पैरेलली अपने एक्सिस पर घूम भी रहा है, ठीक है, तो आलसी है, ठीक है। हाँ, समझ में आ गई बात। तो ये दोनों काम एक साथ कर रहा होता है, और यही कारण है कि हमें कभी भी पूरा चंद्रमा दिखाई नहीं देता, ठीक है, क्योंकि अर्थ के चारों तरफ है ये। अब अर्थ पे आधे टाइम पर रात होगी, आधे टाइम पर क्या होगा, दिन होगा। दिन में चंद्रमा दिखता ही नहीं है हमको, सुबह शाम दिख रहा होता है, फिर रात में दिख रहा होता है, एक बात। दूसरी बात, जो उसका पिछला वाला सरफेस है, ठीक है, वो हमको दिख सकता है क्योंकि घूम तो रहा ही है लगातार, पर उसकी स्पीड इतनी कम है कि जब हमको ये वाला सरफेस हमारे सामने आता है तब तक वो आगे बढ़ चुका होता है। यानी जहाँ पर हमको इसके पीछे वाला सरफेस दिखना चाहिए था, वो हमारे सामने जब आ रहा होता है तब तक ये अपनी जगह से और आगे चला जाता है, तो हमको दिखाई देता ही नहीं है, ठीक है। और इसीलिए अभी जब हमने अपना ये ऑर्बिटर लैंड किया, चंद्रयान 3, ठीक है, तो हमने क्या बोला, कहाँ पर लैंड किया है, साउथ पोल पर, जो हमको दिखता ही नहीं है, ठीक है ना, अनएक्सप्लोर्ड जगह है वो, वहाँ अब तक कोई नहीं पहुँचा है, वो हमको दिखाई भी नहीं देता है। और इसीलिए वो वहाँ पर जाकर के हमारा कनेक्शन उससे खो गया। क्यों कनेक्शन खो गया, क्योंकि वो चलता किससे था, सोलर लाइट से। तो वहाँ पर 15 दिन तो सोलर लाइट पड़ती है और 15 दिन लाइट नहीं पड़ती है ना, तभी तो अमावस्या वाला फेज चल रहा होता है, ठीक है। तो 15 दिन के लिए वहाँ पर सो जाता है, 15 दिन के लिए वो जागता है। उसमें भी जागने के जो स्टार्टिंग के 3 दिन होते हैं, 4 दिन होते हैं, उसमें हल्की हल्की लाइट पड़ रही होती है। तो 2 बार कोशिश की जगाने की, वो नहीं जगा, तो कहा कि अब भूल जाओ उसको, ठीक है। समझ में आ गई बात मेरी, जो मैंने बोला अभी। जिसको समझ में नहीं आई है बताइए, कईयों के चेहरे पर मुझे ऐसे क्वेश्चन मार्क दिख रहा है। स्पष्ट है, स्पष्ट है, सबसे पीछे क्लियर है। तो या तो बोलो हाँ, या बोलो सर नहीं समझ में आया। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा काम यही है, मैं रोज यही पढ़ता हूँ जी। हाँ, पूरा सर्कल तो हमको 57% पार्ट दिख रहा होता है उस दिन, ठीक है। उस दिन हमको मैक्सिमम 57% पार्ट दिख रहा होता है। ओवरऑल जितना मून है, हम उसका मैक्सिमम कितना देख पाते हैं, 57%, जो कब दिखता है हमको, पूर्णिमा के दिन, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो ये पॉइंट आपने लिख लिया है। एक बार सेंटेंस बोलो, क्या लिखा था, हिंदी में बोलो पहले। अरे बोलो ना। समान 28 दिन का होता है। इसीलिए इसी में कंटिन्यू कर लीजिए। इसीलिए हमें चंद्रमा का केवल एक निश्चित भाग, इसीलिए हमें चंद्रमा का केवल एक निश्चित भाग, ब्रैकेट में लिख लो 57% ही दिखाई देता है। केवल एक निश्चित भाग ही दिखाई देता है। इंग्लिश में सेंटेंस बताइए। That's why only a certain part, bracket में 57% part, only a certain part 57% is visible from the earth. ऑफ मून कहीं जोड़ लेना बीच में। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। पूर्णिमा अमावस्या में नहीं लिखा रहा हूँ, सबको पता होगा, ठीक है। 4 इंपॉर्टेंट डेट्स होती हैं। ये गोला है, ये बीच में अर्थ हो गई हमारी, इसका चक्कर लगा रहा है कौन, मून चक्कर लगा रहा है इसका, ठीक है। तो मान लो यहाँ से इसने स्टार्ट किया, ये इसका रेफरेंस पॉइंट हमने मान लिया, तो यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाएगा कितने दिनों में, ये 14 दिनों के अंदर, ठीक है। अभी मान लीजिए यहाँ पर अगर हम मान लेते हैं कि अमावस्या है, दैट इज न्यू मून, ठीक है। तो न्यू मून हुआ,
15 दिन बाद यहाँ पहुँचेगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, फुल मून, पूर्णिमा, फिर 14 साढ़े 14 दिन बाद यहाँ वापस पहुँचेगा। बीच में कौन सा डे पड़ेगा, 7th और 8th डे, है ना, इसको हम सप्तमी या अष्टमी कहते हैं। ठीक है, ये जो चारों दिन होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, पूर्णिमा वाले, अमावस्या वाले, 7वां 8वां दिन। ठीक है, क्योंकि हमारी बॉडी का 75% पार्ट क्या है, पानी है। ठीक है, तो हमारी बॉडी के ऊपर चंद्रमा का, अमावस्या का और पूर्णिमा का बहुत ज़्यादा क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। ठीक है, आप कभी फील करिएगा इसको कि आपके ऊपर ज़्यादा प्रभाव किसका पड़ता है, पूर्णिमा का या अमावस्या का। नॉर्मली पूर्णिमा और अमावस्या के दिन जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा साधनाएं करते हैं। ठीक है, ऐसे ही जिनके न्यूरॉन्स डिस्टर्ब होते हैं, जिनको हम लोग थोड़ा सा पागल कह देते हैं, बेसिकली क्या, उनके न्यूरॉन्स डिस्टर्ब हो गए, इतनी सी तो बात है केवल, है ना। तो जो मेंटल हॉस्पिटल्स होते हैं या जो न्यूरोलॉजिकल हॉस्पिटल्स होते हैं, वहाँ पर जो पेशेंट होते हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है अमावस्या वाले दिन। ठीक है, क्योंकि हमारी बॉडी का सारा पानी खिंच रहा होता है मून की तरफ। ठीक है, टाइड और एब भी सुना होगा आप लोगों ने, ज्वार भाटा, पानी खींच रहा होता है वो भी अर्थ का, सेम हमारी बॉडी के साथ हो रहा होता है। ठीक है, तो दोनों दिन बहुत शानदार होते हैं, इसका अच्छा कोई यूज कर पाए तो उसको बहुत बेनिफिट्स होते हैं। मैं पढ़ाऊँगा नहीं उसको लेकिन, ठीक है, हाँ, उसकी पेमेंट नहीं मिलनी मुझे। तो लिखिए नेक्स्ट, इसमें मून में ही ब्लू मून, सब हेडिंग दीजिए ब्लू मून। अब हिंदी वाले बच्चे ब्लू मून लिख लीजिएगा, नीला चांद मत लिखना, हाँ वो ब्लू मून ही कहलाता है। लिखिए व्हेन देयर वाज 2 फुल मून इन अ कैलेंडर मंथ, व्हेन, हाँ ब्लू मून में लिख रहे हैं, व्हेन देयर वाज 2 फुल मून इन अ कैलेंडर मंथ, जब एक ही महीने में 2 पूर्णिमा हो, कॉमा लगाना, सेंटेंस जो भी खत्म हुआ उसके बाद, द सेकेंड फुल मून इज नॉन एज ब्लू मून, तो दूसरी पूर्णिमा को ब्लू मून कहते हैं, दूसरी पूर्णिमा को ब्लू मून कहते हैं। सेकेंड फुल मून इज नॉन एज ब्लू मून। सबका सेंटेंस पूरा हो गया? ठीक है, समझ में आ गई बात? क्योंकि जो हमारा कैलेंडर चल रहा होता है 30 दिन वाला, वो सोलर कैलेंडर है। दुनिया के अंदर जो कैलेंडर्स बहुत सारे चलते हैं अलग अलग, वो 2 बेस पर चलते हैं, आइदर ऑन सोलार और ऑन द लूनार, या मून के बेस पर या फिर सूर्य के बेस पर। ठीक है, समझ में आई ये बात, ये वाली? तो जो 30 दिन वाला हमारा पीरियड है वो कौन सा कैलेंडर है? सोलर, कि जब पृथ्वी सूर्य का एक परिक्रमा पूरी कर लेती है। ठीक है, मून का उससे रिलेशन नहीं है, लेकिन मून ये काम कितने दिनों में कर रहा है? 28 से 29 दिनों में, कुछ घंटे का डिफरेंस होता है उसमें। ठीक है, तो अगर किसी महीने में मान लीजिए पहला जो पूर्णिमा है वो 1 तारीख को ही पड़ गई, तो बहुत चांसेस हैं कि उस महीने के लास्ट में क्या पड़ जाएगी? दूसरी पूर्णिमा आ जाएगी। तो अगर एक ही महीने में ऐसा हो रहा है तो दूसरी पूर्णिमा क्या कहलाएगी? ब्लू मून कहलाएगी। समझ में आ गई बात? कोई कन्फ्यूजन? ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार का नेशनल कैलेंडर कौन सा है? जिसको पता है हाथ खड़ा करेंगे, बोलेंगे नहीं, बहुत मार पड़ेगी। व्हाट इज द नेशनल कैलेंडर ऑफ आवर गवर्नमेंट? हमारी सरकार का राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है? ये इतिहास का सवाल है, बस पूछ रहा हूं मैं। हाथ खड़ा किया आपने? हाथ खड़ा किया? कंट्रोल, कंट्रोल उदय, कंट्रोल। हाँ, यस, आंसर आपका भी ठीक है। ठीक है, शक कैलेंडर, जिसको हम लोग शक संवत कहते हैं, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नेशनल कैलेंडर है। उसके हिसाब से कौन सा साल चल रहा है अभी? 2023 में कौन सा साल चल रहा है? अरे महीने की बात नहीं कर रहे, साल की बात कर रहे हैं जी। गलत, 1900 समथिंग चल रहा है। आपने क्या किया अभी? प्लस किया इसमें? कितना प्लस किया? 57? 78 प्लस किया? ठीक है, उसको माइनस करना है 2023 से, उल्टा किया है जी। यस, ठीक है। आज तारीख क्या है? 19 अक्टूबर 1945 अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ। ठीक है, अब बोलोगे ये क्या लोचा है?
तो थोड़ा होमवर्क करके आइए, फिर कहीं बात करेंगे इसके ऊपर। ज्योग्राफी का पार्ट नहीं है ये। कभी कोई गवर्नमेंट ऑर्डर देखिएगा आप लोग, सरकारी ऑर्डर या गवर्नमेंट इन्विटेशन कभी आपको मिले तो देखिएगा, तो उसमें 2 डेट्स मेंशन होती हैं, ठीक है। ये वाली डेट भी मेंशन होगी और जो नॉर्मली हम लोग यूज कर रहे होते हैं वो डेट भी मेंशन होगी, ठीक है। जो नॉर्मली हम डेट यूज करते हैं ये कौन सा कैलेंडर है? ग्रेगोरियन कैलेंडर, ठीक है। बाद में बात करेंगे। चलो, ब्लू मून हो गया। अगला लिखिए ब्लड मून। जी, ब्लड मून। दिस सिचुएशन ऑकर्स या ऑक्योर्स, जिसको जो भी बोलते हैं, इसको लिख दिया मैंने, ऑक्योर्स ड्यूरिंग full lunar eclipse when moon becomes red in color। हिंदी में लिख लीजिए, ये स्थिति पूर्ण चंद्रग्रहण के दौरान बनती है। when moon becomes red in color, पूर्ण चंद्रग्रहण के दौरान बनती है जब चंद्रमा का रंग लाल हो जाता है। चंद्रमा का रंग लाल हो जाता है, ठीक है। तो जब चंद्र ग्रहण होता है पूर्ण, तो उस पर डायरेक्टली सन की लाइट नहीं पड़ रही होती है, ठीक है ना। तो चंद्रमा हमको नहीं दिखता है, लेकिन उस पर अर्थ से रिफ्लेक्ट होकर के जो लाइट जा रही होती है वो उसको कैसा लाल कलर का दिखाती है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? ब्लड मून बोल देते हैं। कंफ्यूजन है कोई किसी को? ठीक, क्या? ठीक है। लूनार एक्लिप्स क्या होता है? चंद्र ग्रहण क्या होता है? बोलिए ना। भाई बातचीत नहीं, आपस से बातचीत नहीं। समझ लो, ठीक है। लूनार एक्लिप्स में क्या होता है, यानी कि चंद्र ग्रहण के दौरान क्या होता है कि सूर्य और चंद्रमा के बीच में कौन आ जाती है? पृथ्वी आ जाती है, ठीक है। तो इसकी लाइट यहाँ पर नहीं पड़ पाती है। ये अभी यहाँ पर आपको आधा ब्लैक आधा रेड दिख रहा है, ये वाला हिस्सा तो हमें कभी दिखता ही नहीं, वो वाला है, ठीक है। तो इस दौरान क्या हो रहा होता है कि जो सन की लाइट अर्थ पर पड़ रही है उससे रिफ्लेक्ट होकर के जो लाइट इस पर पड़ रही होती है, उसके कारण इसका कलर कौन सा दिखता है हमको? रेड दिख रहा होता है। नॉर्मली चंद्रमा हमें कैसा दिखता है? चमकीला सा, सिल्वर जैसा। शायरों ने लिखा भी है चंद्रमा के बारे में बहुत कुछ, है ना, चांदनी और पता नहीं क्या क्या, ठीक है। हाँ, क्योंकि सिल्वर कलर का दिख रहा होता है, वो चमक रहा होता है, ठीक है। लेकिन ड्यूरिंग दिस सिचुएशन इस पर लाइट पड़ती ही नहीं डायरेक्टली, तो अर्थ से जो रिफ्लेक्ट होकर के ये लाइट जा रही है, ये जो बीच में डार्क ग्रे वाला पोर्शन दिख रहा है आपको, जो भी कलर है ये, ठीक है, इससे कारण ये रेड हो जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लड मून। समझ में आई बात? ठीक है। नेक्स्ट लिखिए ब्लड मून ईयर। ब्लड मून ईयर। अब समझ लो, लिखना बाद में। एक होता है ब्लड मून ईयर, एक होता है ब्लू मून ईयर। ब्लड मून क्या है पता लग गया आपको? ब्लू मून क्या है ये पता लग गया आपको? जब एक साल में कोई भी सिचुएशन 2 बार बन जाए, यानी ब्लू मून वाली सिचुएशन 2 बार बन जाए या ब्लड मून वाली, तो उस साल को क्या बोल देते हैं? ब्लू मून ईयर या ब्लड मून ईयर, ठीक है। समझ में आ गई बात? ब्लड मून वाला बहुत रेयर होता है, ठीक है। ब्लू मून वाला होता रहता है, 2018 के अंदर हुआ था, अब शायद इस साल 2023 या 24 में होने वाला है, वो ज्योतिषियों को पता होगा। क्लियर हो गई बात? डेफिनेशन आप लिख लोगे उसके अंदर, ठीक है। किसी भी एक साल में अगर 2 बार ब्लू मून की सिचुएशन बने तो ब्लू मून ईयर कहलाएगा, या 2 बार ब्लड मून की सिचुएशन बने तो ब्लड मून ईयर कहलाएगा, ठीक है। लिख लो, भूल जाओगे बाद में सब।
सब क्लियर है? आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मूवमेंट ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की गतियां। डाल दीजिए हेडिंग। बढ़े आगे। क्या हो गया, दर्द हो रहा है? ठीक है, अर्थ के हम मूवमेंट या मोशंस की बात कर रहे हैं, पृथ्वी की गतियों या पृथ्वी के चाल की बात कर रहे हैं। तो अर्थ के मोशन या मूवमेंट दो तरह की होती है, आप सब जानते हैं। कौन कौन सी? वेरी गुड। उसी में कुछ फैक्ट्स आएंगे काम के, वो हम देख लेते हैं अभी। ठीक है, ये आपको शायद मिल गई होगी, एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ, जो काम लिखाने का होगा लिखा दूंगा। ठीक है, इंग्लिश में लिखी हुई है, जहाँ जिसको लग रहा है समस्या है कृपया लिखते जाइएगा हिंदी में। ठीक है, तो अर्थ इज इन अ कांस्टेंट मोशन, सबसे इंपॉर्टेंट बात, लगातार चल रही है। और केवल अर्थ नहीं चल रही है, जितनी भी चीज़ें यूनिवर्स में हैं दे ऑल आर इन कांस्टेंट मोशन। ठीक है, ठहराव मतलब क्या होता है? मृत्यु। तो जीवन में कभी भी ठहरना, कांस्टेंट चलना है। ठीक है, आप चलते रहेंगे तो आप आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, वो बड़ा फेमस है, कोटेशन भी सुनी है कि चल सकते हैं तो चलिए, रेंग सकते हैं तो रेंगिए, कुछ भी करिए, आगे बढ़िए, टिकिए मत, वरना ख़त्म है लाइफ। ठीक है, तो आगे बढ़ते रहिए। अगर बहुत लंबा दिखाई ना जाए तो क्या करो, जितना दिख रहा है उतना चलो। ठीक है, जितना समझ में आ रहा है उतना चलो। आज का समझ में आ रहा है, आज वाला काम करो। ठीक है, चलिए। तो कांस्टेंट मोशन में है एक बात, एंड परफॉर्म टू डिफरेंट मूवमेंट्स। वन इज रोटेशन, दैट इज घूर्णन। ठीक है, क्या? सतत चलती रहती है, सदैव गति में रहती है। कांस्टेंट मतलब निरंतर, मोशन मतलब गति में। ठीक है, तो हमेशा चलती रहती, कभी टूटती नहीं है। ठीक है, चलते रहो चलते रहो, एकला चलो, अकेले ही चलते रहो। ठीक है, तो पहली मूवमेंट कौन सी है? रोटेशन। किस पर होती है ये? अपनी धुरी पर या अक्ष पर या एक्सिस पर रोटेशन हो रहा है। ठीक है, दूसरी मूवमेंट कौन सी है? रिवॉल्यूशन। किसके अराउंड? सन के। रिवॉल्यूशन पाथ को क्या बोलते हैं? ऑर्बिट। हिंदी में कक्षा या परिक्रमा पथ। ठीक है, कुछ भी। चलिए, ये दोनों को थोड़ा सा दिखाया गया है। अब यहाँ पर हमने अर्थ को सीधा रखा है, सीधी है नहीं एक्चुअल में। ठीक है, इसीलिए चूंकि अर्थ भी सीधी नहीं है तो यहाँ पर रहने लोग भी सीधे नहीं है। ठीक है, तो ये एक्चुअल में ऐसी है। ठीक है, तो अपने पोल्स पर घूमना ये हो गया रोटेशन, जो 24 घंटे में होता है। अलग अलग प्लैनेट का अलग अलग टाइम में हो रहा है। और अराउंड द सन ये हो गया रिवॉल्यूशन या घूर्णन। इसके कारण यानी रोटेशन के कारण इफेक्ट क्या होता है हमारे ऊपर? दो तरह के प्रभाव पड़ते हैं। ठीक है, दिन और रात होते हैं, समय का बदलाव आता है। अब ये लिखना पड़ेगा आपको, क्योंकि इमेज तो देख लोगे आप लोग, याद नहीं रहेगा। लिखिए, टॉपिक डाल दिया आपने, उसमें पहला सब हेडिंग दीजिए रोटेशन, या दाएं बाएं बना लो। लेफ्ट में रोटेशन लिख लो, राइट में क्या लिख लो? रिवॉल्यूशन। हम पैरेलली लिखते चलेंगे। क्या हो गया पीछे तुम लोगों ने? ठीक है, पहला हो गया घूर्णन और दूसरा हो गया परिक्रमण। ठीक है, घूर्णन में लिख लो पहली बात कि घूर्णन के कारण दिन और रात होते हैं। नाइट एंड डे ऑक्योर्स ड्यू टू रोटेशन। आपस से बातचीत नहीं प्लीज, लिखो ना। हाँ, घूर्णन के नीचे लिखो, इसके कारण दिन और रात होते हैं, या घूर्णन के कारण दिन और रात होते हैं। रोटेशन आपका हिंदी मीडियम है इंग्लिश मीडियम है? अच्छा, गोल्डन। ठीक है, अगर नहीं घूमेगी तो क्या होगा?
आधे पार्ट में दिन रहेगा, आधे पार्ट में हमेशा रात रहेगी। ठीक है, तब लोग घर बनाएंगे 6 महीने के लिए आधे पार्ट में, 6 महीने के लिए आधे पार्ट में। ठीक है, दूसरी तरफ लिख लीजिए रिवॉल्यूशन वाले में, इसके कारण महीने और ऋतु बनते हैं। दिस ऑक्योर्स द मंथ्स एंड सीजन्स। ठीक है, मौसम में जो बदलाव आते हैं, चेंजेस आते हैं, वो किसके कारण आते हैं? रिवॉल्यूशन के कारण। शांत, क्या चल रहा है बताओ? तुम लोग कुछ कह रहे थे ना, अभी हंस रहे थे। पाप लगता है ऐसे अकेले चुटकुले सुना करके हंस लेने से। किसका नाम मौसम है? ठीक है, मेरे दोस्त का नाम अक्टूबर था। ठीक है, क्योंकि अक्टूबर बहुत शानदार महीना होता है अगर आप किसी भी एवरेज लैटिट्यूड पे रह रहे हो तो। ठीक है, खैर, तो भाई बस प्लीज रोटेशन की बात कर रहे हैं पहले हम। ठीक है, बिल्कुल शांत रहिए, अपने एक्सिस पर घूम रही है। एक बात, एक दिन 24 घंटे का बनता है, बेसिक ये आपको पता है। दिन और रात हो रहा है ये आपको पता है, इसकी हमने बात कर ली है। ठीक है, आधी अर्थ पर जिधर सन पड़ रहा है वहां पर क्या रहेगा? दिन। तो ठीक आधे में क्या रहेगा? रात। यानी 2 पोल में से हमेशा एक पोल रहता है दिन में, एक पोल रहता है। अभी नॉर्थ पोल रात में है तो साउथ पोल कहां पर है? जब इसके ठीक अपोजिट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? ठीक उल्टा हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। While the earth rotates around its axis, only half of its surface faces the sun। इसकी बात हमने कर ली है। The portion that, हाँ उस पर दिन होगा उस पर रात होगा। बस इसमें एक चीज़ ध्यान रखने वाली है, ये जो लाइन है जहाँ से डिसाइड हो रहा है कि इसके इधर दिन है इसके इधर रात है, इसको क्या बोलते हैं बताओ? हाँ, प्रदीप्ति वृत्त या सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन लिख लीजिए। द लाइन divides the day and light is known as circle of illumination। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, वह रेखा, द लाइन डिवाइड्स डे एंड नाइट इज नॉन एज सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। वह रेखा जो दिन और रात को विभाजित करती है उसे प्रदीप्ति वृत्त, प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। ठीक है, अब अगर इसका ठीक उल्टा लिख दे तब भी सही रहेगा कि वो लाइन जो उन दोनों को मिलाती है, तो बात तो सेम है ना, जो लाइन डिवाइड कर रही है वही लाइन मिला भी रही है, जो 2 देशों की बाउंड्री बनाती है वही उन 2 देशों को मिला भी रही होती है। ठीक है, अब इसको हम सर्कल क्यों बोलते हैं? मैंने बोला लाइन, फिर बोला सर्कल, क्योंकि ये पूरे अर्थ पर ऐसे होती है। ठीक है ना, पूरा जो गोला है हमारा, ग्लोब है, तो उसके आधे भाग पर पूरा ही दिन होगा, आधे भाग पर पूरा ही रात। तो ये एक सर्कल सा बना होगा जिसके इधर दिन है इसके इधर रात है। क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बड़ी समस्या है, ये भाग जाता है ना इधर उधर। चलिए, रिवॉल्यूशन वाले में मैंने अभी आपको बताया कि अब चारों तरफ हो रहा है 12 महीने, यानी कि 1 साल हो रहा है। इसके कारण 4 इंपॉर्टेंट सीजन्स बन रहे होते हैं। अभी आपने सीजन लिखा है ना, उसी के नीचे लिख लीजिए 4 सीजन्स, 4 ऋतु, हिंदी में कहते हैं ऋतुएं। ठीक है, अभी आपको मतलब बताएंगे वेदर क्या होता है, क्लाइमेट क्या होता है, सब अलग अलग चीज़ें होती हैं, ये सब कुछ मौसम नहीं होता। ठीक है, हाँ, 4 ऋतुएं, 4 सीजन्स। 1 इज विंटर, विंटर को क्या बोलेंगे हिंदी में? शीत ऋतु। ठीक है, दूसरा इज स्प्रिंग, क्या बोलेंगे स्प्रिंग को? वसंत ऋतु, वसंत ऋतु।
तीसरा हो गया समर, हिंदी में ग्रीष्म, चौथा हो गया ऑटम, पतझड़। ठीक है, सीजन केवल ये 4 ही होते हैं। हम लोग मौसम 6 कह देते हैं ना, साल में 6 मौसम हो जाते हैं। ठीक है, तो एक्चुअल में तो सर्दी और गर्मी हो रही है, उसके बीच में जो ट्रांजिशन होता है, बदलाव वाला फेज होता है, एक फेज को बोल देते हैं बसंत, जब हम सर्दी से गर्मी की ओर बढ़ रहे होते हैं, और दूसरे को बोल देते हैं पतझड़, जब हम गर्मी से सर्दी की ओर बढ़ रहे होते हैं। ठीक है, तो बाकी दोनों ट्रांजिशनल मौसम है। समझ में आई बात मेरी? ऑर्बिट वाला क्या है हमने बात कर ली है, अब इसको ध्यान से समझना है। ठीक है, तो 2 मिनट के लिए अपनी जुबान करिए बंद, आंखें खोलिए, कमर करिए सीधी। अरे अभी कहा था जुबान करिए बंद भाई, इतनी सीधी कि पड़ोसी को परेशानी ना हो। ठीक है, यहाँ बहुत कुछ लिखा दिख रहा है आपको। ठीक है, जनरली जो साल की शुरुआत होती है, ठीक है, दुनिया भर में सब जगह, वो कब से होती है? तो वो मार्च अप्रैल से होती है। बोलना नहीं है, सुनना है। ठीक है, कब से होती है? मार्च अप्रैल से होती है। और ख़त्म कब होता है? तो मार्च अप्रैल में ख़त्म होगा, जहाँ से शुरुआत वहीं पर ख़त्म। ठीक है, अब यहाँ पर हम हैं, अभी ये तारीख दिख रही है आपको 21 मार्च की, ये बीच में है भाई। कौन बोल रहा है ये? मत बोलो, मेरे कान कमज़ोर है ना, मैंने बताया था। तो उसमें प्रॉब्लम है कि जो बहुत स्लो आवाज़ है बहुत जल्दी सुनते हैं उसको, जोर वाली को नहीं सुनते हैं। तो अगर बोलना है तो चिल्लाओ, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर फुसफुसाहट मत करिए, डोंट डू विस्परिंग। ये सन है, ये इसका ऑर्बिट है, परिक्रमा पथ है। ठीक है, अब ये साल के अलग अलग फेज दिखाए हुए हैं, इसको एक बार समझ लीजिए, फिर बैठ जाएगा माइंड में। 21 मार्च की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये ऊपर सब जगह नॉर्थ पोल है जो ऊपर का दिख रहा है, और नीचे क्या है? साउथ पोल। अभी इस सिचुएशन में यहाँ पर क्या होगा कि जो सन है उसकी डायरेक्टली लाइट पड़ रही है इसके ऊपर, अर्थ के ऊपर, सेंटर में एकदम। ठीक है, अर्थ के सेंटर में इक्वेटर है, वहाँ पर डायरेक्ट लाइट पड़ रही है। ठीक है, डायरेक्ट लाइट पड़ने से क्या होगा कि वहाँ से लाइट इक्वली डिवाइड होगी नॉर्थ पोल की तरफ और साउथ पोल की तरफ। समझ में आई मेरी बात? जो अर्थ है उसके सेंटर में कौन सी लाइन है? इक्वेटर। तो सन अभी डायरेक्टली रिफ्लेक्ट कर रहा है, कहाँ पर? इक्वेटर पे। ठीक है, तो डायरेक्टली रिफ्लेक्ट कर रहा है, सीधा चमक रहा है, तो उसका जो प्रकाश है, जो लाइट है, दैट इज डिवाइडेड इक्वली इनटू नॉर्थ एंड साउथ, दोनों जगह समान रूप से विभाजित होगा। ठीक है, और इक्वेटर पे क्या होगा? वहाँ पर दिन पूरा 12 घंटे का होगा, रात पूरी 12 घंटे की होगी। दिन और रात क्या होंगे? बराबर, इक्वल, 12-12 घंटे के। सब जगह ऐसा या सब टाइम में ऐसा नहीं हो रहा होता। 21 मार्च को ऐसा हो रहा होगा। इज इट क्लियर और नॉट? ये बात समझ में आई सबको? कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए। अभी एक और इमेज है तो अच्छे से दिख जाएगा उसमें। अच्छा नहीं है इसमें, ठीक है, यहाँ भी समझा सकता हूँ मैं। ठीक है, कि ठीक है, ये इक्वेटर है, लाइन दिख रही 3 आपको? ये कौन सी लाइन है? ये कैंसर। ये वाली कौन सी? कैंसर। और नीचे वाली? नीचे वाली बस। ठीक है, तो ड्यूरिंग द मार्च क्या होता है कि जो सन रे जो बीच से जा रही है, यहाँ पर सन है जहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, वो डायरेक्टली पड़ रही होती है किस पर? इक्वेटर पर। डायरेक्टली पड़ रही होती है किस पर? इक्वेटर पर। तो इक्वेटर से ऊपर और नीचे दिन और मौसम बराबर होता है। इक्वेटर पे दिन रात एक जैसे होते हैं, 12-12 घंटे की। ठीक है, लेकिन अब इसके बाद क्या होगा? क्योंकि पृथ्वी तो लगातार कांस्टेंट क्या कर रही है? मूव कर रही है। ठीक है, तो अब यहाँ से ये आगे चलना शुरू हुआ, पृथ्वी आगे चलनी शुरू हुई। ठीक है, यहाँ पर आप 2 चीज़ें और भी देख रहे होंगे कि ये जो पूरा ऑर्बिट है ये कैसा है? अंडाकार है, इलिप्टिकल है। ठीक है, इलिप्टिकल है, इसका मतलब अर्थ और सन का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा? वेरी करेगा, अलग अलग रहेगा। अगर वो गोल होता उसका परिक्रमा पथ तो उनकी दूरी हमेशा क्या रहती? समान रहती। पर यहाँ पर ऐसा नहीं है। साल के 2 टाइम पर ऐसा आता है जब वो सूर्य के बहुत पास आ जाती है पृथ्वी, और 2 टाइम पर बहुत
दूर चली जाती है। बहुत मतलब वो कुछ ही फ़र्क होता है केवल, ठीक है ना, कुछ ही लाख किलोमीटर का फ़र्क होता है वो, ठीक है। तो यहाँ 21 मार्च को इक्वेटर पे चमकी। अब इस दौरान क्या होगा 21 मार्च को कि जो नॉर्थ है वहाँ पर तो समर होगा, सॉरी जो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर है, उत्तरी गोलार्ध है, गोले का आधा, ठीक है, वहाँ पर होगा क्या, स्प्रिंग होगा। क्या होगा, स्प्रिंग, वसंत। हम लोग वसंत पंचमी मनाते हैं, है ना, नॉर्मली कब मनाते हैं, फरवरी में आती है। तो फरवरी से लेकर के और अप्रैल तक क्या होता है, हम लोग सर्दी से गर्मी की तरफ मूव कर रहे होते हैं, है ना। सर्दी जा चुकी होती है, नए पत्ते आ रहे होते हैं पेड़ों पर, ठीक है, सब कुछ नया नया सा हो रहा होता है, इसीलिए फरवरी पागलों का महीना कहलाता है, ठीक है। हाँ खैर लीव इट, सब कुछ नया नया हो रहा होता है। तो यहाँ पर नॉर्थ पोल है या जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, वहाँ पर स्प्रिंग की सिचुएशन होगी, ठीक है, क्योंकि वो सर्दी से बढ़ रहा है गर्मी की तरफ, बीच में क्या आ गया, वसंत ऋतु आ गई। जबकि इसी दौरान जो सदर्न है, दक्षिणी गोलार्ध है, सदर्न हेमिस्फीयर है, वहाँ पर मौसम कौन सा होगा, ऑटम का, पतझड़ का, क्योंकि वो किधर बढ़ रहा होगा, गर्मी से सर्दी की तरफ बढ़ रहा होगा, ठीक है। ये जो बीच में 0 डिग्री लाइन दिख रही है ना आपको, इक्वेटर दिख रही है, इसके ऊपर यहाँ पर अभी है सर्दी, इसके नीचे यहाँ पर अभी है गर्मी। हम बात कर रहे हैं 21 मार्च की, ठीक है। तो अब क्या होगा कि जब पृथ्वी घूमना शुरू करेगी आगे, तो ऊपर वाला जो पूरा पोर्शन है यहाँ पर आ जाएगा कौन सा सीजन, स्प्रिंग, वसंत, जबकि नीचे क्या आ जाएगा, ऑटम, पतझड़। समझ में आई बात, समझ में आई पीछे सबको, ठीक है, गर्दन हिलाते रहा करो। अब यहाँ से हम मार्च से आगे बढ़ते हुए कहाँ पर आ गए, 21 जून को। कहाँ पर आ गए, 21 जून को। 21 जून ही क्यों बोला मैंने, क्योंकि एक कॉमन चीज़ समझिएगा, मैंने आपको जो लाइनें बनवाई थी, इंपॉर्टेंट लाइंस, ये और ये, ठीक है। तो जो हमारा सन होता है, जो हमारी अर्थ की मूवमेंट है, उसमें लाइट का डायरेक्ट रिफ्लेक्शन केवल इन 3 लाइनों के बीच में ही होता है, ठीक है। ऊपर कौन सी लाइन है, ये कैंसर, ये कौन सी है, कैप्रिकॉर्न, ठीक है ना। यानी कि जब सन की डायरेक्टली लाइट पड़ती है वो केवल इस पर पड़ती है, ऊपर जाते तो यहाँ तक जाएगी, फिर यहाँ से लौटना शुरू हो जाएगी, फिर नीचे तक आएगी। कभी भी इसके बाहर या इसके बाहर सन की डायरेक्टली लाइट नहीं पड़ेगी, वो लाइट तिरछी पड़ेगी ऐसे। समझ में आई मेरी बात, इसीलिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्मी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर सन की लाइट पड़ी थी, डायरेक्टली इक्वेटर पर पड़ी थी, ठीक है। तो ना बहुत गर्मी है हमारे यहाँ, ना बहुत सर्दी है, मौसम वसंत का हो रहा होता है, ठीक है। उसके बाद पृथ्वी आगे घूमती हुई चली जा रही है। अब क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, ये बीच में बना हुआ सर्कल ऑफ एलिमिनेशन, इसके इधर क्या है, इसके इधर क्या है, दिन। अब जो नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल प्रॉपर कौन से वाले फेज में है, दिन वाले फेज में। तो नॉर्थ पोल में क्या हो जाएगा, गर्मी बढ़ने लग जाएगी, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध में गर्मी बढ़ने लग जाएगी। और 21 जून को आकर के जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, यानी कि कर्क रेखा, उस पर सूर्य डायरेक्टली रिफ्लेक्ट करेगा, उस पर सूर्य क्या करेगा, ठीक है। अब जो कर्क रेखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, वो कौन से गोलार्ध में, किस हेमिस्फीयर में है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो पहले जो सन की डायरेक्टली लाइट थी वो डिवाइड हो रही थी इक्वेटर से दोनों तरफ, ठीक है। पर अब सन डायरेक्टली कहाँ रिफ्लेक्ट कर रहा है, ट्रॉपिक ऑफ, तो अब वहाँ से डिवाइड होगी। तो यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गर्मी बढ़ जाएगी, उनको लाइट्स ज़्यादा मिलेंगी, हमारे दिन बड़े होने शुरू हो जाएंगे। गर्मियों में क्या होता है, सुबह 5:30 बजे, 5 बजे भगवान आ जाते हैं सूर्य जी, ठीक है, और शाम को 7:30 तक एकदम बढ़िया दिन रहता है, होता है ना, ठीक है। तो कारण क्या है, क्योंकि अब वो डायरेक्टली कहाँ पर रिफ्लेक्ट कर रहा है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर, और 21 जून को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर वो होता है, ठीक है। इसलिए उस दिन वहाँ पर सबसे बड़ा दिन होगा। क्या होगा, समझ में आई बात। 21 जून को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे, अब दिन और रात कुल मिला के 24 घंटे के ही हो सकते हैं, है ना। तो सबसे बड़ा दिन तो रात कौन सी हो जाएगी, कॉमन सेंस, रात सबसे छोटी हो जाएगी। समझ में आई बात, ठीक है। इसी दौरान जो दक्षिणी गोलार्ध है, सदर्न हेमिस्फीयर है, अर्थ के साउथ वाला पोर्शन है, वहाँ पर ठीक उल्टा हो रहा होगा। सबसे बड़ी वहाँ पर क्या होगी,
सबसे छोटा वहाँ पर क्या हो जाएगा? कुछ कन्फ्यूज़न? आगे बढ़ते हैं। फिर तुम बोले, तुम खड़े हो वहाँ से, यहाँ बैठो। क्या क्या कह रहे हो? देखा, ये होते हैं दोस्त। अगर कहीं पुलिस पकड़ ले तो बोलते मैं जानता ही नहीं इसको लिफ्ट मांग रहा था, तभी उसने बोला ना पता नहीं क्या बोल रहा है। ऐसा होता है, हर एक दोस्त नहीं, मैं नहीं बोल रहा, ये तुम बोल रहे हो। दोस्त अच्छा होता है, जो कमीना वो दोस्त नहीं होता। ठीक है, समझ में आ रही है बात मेरी? अब ये जून वाली सिचुएशन आ गई है, हमारे यहाँ क्या हो रही होती है? भयंकर गर्मी हो रही होती है, और तब ऑस्ट्रेलिया में क्या हो रही होती है? भयंकर ठंड हो रही होती है, एकदम अच्छी वाली। अब पृथ्वी आगे चलती रहेगी, रुकने वाली है नहीं वो। ठीक है, यहाँ नॉर्थ में समर है, उत्तरी गोलार्ध में, सदर्न हेमिस्फीयर में विंटर है, ये लिखा हुआ है दोनों तरफ। आगे आ गई, अभी हम कहाँ पर आ गए? सितंबर में। सेम सिचुएशन आ गई मार्च वाली। ठीक है, सेम आ गई सिचुएशन। दोबारा से 23 सितंबर को लाइन डायरेक्टली रिफ्लेक्ट होगी, कहाँ पर? इक्वेटर पर। तो फिर से अर्थ के सेंटर से लाइट डिवाइड होगी, नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों जगह पर। ठीक है, नॉर्मली ये काम 21-22 मार्च को हो रहा होता है, यहाँ पर ये काम 22-23 सितंबर को हो रहा होता है। कुछ घंटों का डिफरेंस आता है, क्योंकि पूरे साल में भी डिफरेंस आ ही रहा है 6 घंटे का ना। ठीक है, तो 23 सितंबर को क्या होगा? अब इसका उल्टा हो जाएगा। तो हमारे यहाँ पहले स्प्रिंग था, अब हमारे यहाँ क्या हो जाएगा? नॉर्थ में ऑटम, पतझड़। ठीक है, साउथ में पहले ऑटम था, अब यहाँ क्या हो जाएगा? स्प्रिंग, क्योंकि अब हम बढ़ रहे हैं गर्मी से सर्दी की तरफ, वो बढ़ रहे होंगे सर्दी से। क्लियर है? ठीक है, इस दिन भी दिन और रात क्या होंगे इक्वेटर पे? बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, ये सिचुएशन आ गई दिसंबर वाली। 22 दिसंबर, इस दिन क्या हो रहा होगा? मुझे कौन बता सकता है आप में से? रेज योर हैंड प्लीज। इसका ठीक उल्टा हो रहा होगा 21 जून का। ऐसे बोलना नहीं करके, जस्ट यूज योर हैंड, बी पेशेंट, बी डिसिप्लिन्ड। कोशिश तो करिए ना जी, बताइए। अरे उनने बोल रहे हैं अभी। हाँ, जो सनरेज है वो डायरेक्टली टॉप ऑफ कैप्रिकॉर्न पे पड़ रही होंगी, और जो सदर्न हेमिस्फीयर है वहाँ पे जो है समर सीजन होगा, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर सीजन। बिल्कुल सही। ठीक है, अब सन जो है वो डायरेक्टली 22 दिसंबर को कहाँ पर रिफ्लेक्ट कर रहा होगा? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, हिंदी में मकर रेखा। मकर रेखा किस गोलार्ध में है? साउथ में, सदर्न हेमिस्फीयर, दक्षिणी गोलार्ध। तो अब साउथ के अंदर गर्मी हो जाएगी, नॉर्थ में क्या हो जाएगी? सर्दी। दिसंबर को याद करिए, ठीक है ना, सर्दी हो जाएगी। ठीक है, और 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होगा कहाँ पर? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न या सदर्न हेमिस्फीयर का। ठीक है, हमारे यहाँ क्या होगी? सबसे बड़ी रात। ठीक है, हमारा दिन सबसे छोटा हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? कोई कंफ्यूजन? ठीक है, क्रिसमस कब आता है? 25 दिसंबर। और जो प्रेजेंट कैलेंडर उस हिसाब से नया साल कब आता है? हाँ, 1 जनवरी को। हम सर्दियों में मना रहे होते हैं वो। ऑस्ट्रेलिया के लोग, साउथ अमेरिका के लोग, साउथ अफ्रीका के लोग, न्यूजीलैंड के लोग ये काम गर्मियों में कर रहे होते हैं, क्योंकि उस टाइम वहाँ पे क्या पड़ रही होती हैं? गर्मियाँ। समझ में आई बात? ठीक है, यहाँ तक जो मैंने बताया है, कोई कन्फ्यूजन किसी को है तो बेझिझक पूछ सकते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसका मतलब सब क्लियर है। ठीक है, अब हम इसमें ओवरऑल 2 बातें हमको समझ में आ रही हैं। ठीक है, कि जो अर्थ है 6 महीने एक तरह की मूवमेंट है उसकी, और 6 महीने दूसरे तरह की मूवमेंट है। ठीक है, यानी कि 21 मार्च से लेकर के और 23 सितंबर तक ये एक तरह की मूवमेंट है उसकी। ठीक है, इस दौरान वो कहाँ पर ज़्यादा है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, समझ में आई? और ठीक इसके अपोजिट इस दौरान कहाँ पर ज़्यादा है वो? सदर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है,
आप लोगों ने, उसने एक शब्द बोला था अभी, क्या बोला था? अरे बोलो ना। हाँ, दक्षिणायन और उत्तरायण। ये क्या होता है और भीष्म पितामह से इसका क्या रिलेशन है, ये कौन बता सकता है? रेज योर हैंड। क्या बताऊंगा मैं, पहले उसका, ये नॉर्मली हिंदी वर्ड है, हर घर में चलता है, इसलिए मैंने केवल हिंदी में लिखा है अभी। उत्तरायण सुना है आप लोगों ने कभी? सबने सुना होगा अपने अपने घरों में, नहीं सुना? जिसने नहीं सुना वो बताइए भाई, ऐसे तुम बीच में मत बोलो, बहुत गलत बात है। वो दरवाजा है, उसी से अंदर आते उसी से बाहर जाते हैं। समझ में आ गई बात? तुमको बाहर नहीं जाना है ना, तो बीच से मत बोलो। आप लोगों ने भीष्म पितामह का नाम सुना है? किस किस ने नहीं सुना है? ऐसा कोई है जिन्होंने भीष्म का नाम नहीं सुना हो? कोई नहीं है। उनकी क्या कहानी है? उनकी डेथ कब हुई थी, कैसे हुई थी, क्यों वेट करते रहे थे, किसको पता है? हे भगवान, है करेक्ट, उनको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। वेरी गुड। और हाँ, जोर से यही बात बोलो। ठीक है, देखो पूरी, वो उनको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, अर्जुन ने उनको मार दिया, तीर पर गिरा दिया, लेट गए। इसके बाद बताओ जी। हाँ, गंगा पुत्र, उनकी जो माता जी थी वो गंगा थी, ठीक है। तो तुम लोग महाभारत करवा के मानोगे। उन्होंने क्यों वेट किया मरने का, मतलब कि मुझे कब डेथ लेनी है, कब मरना है, कब ये बॉडी छोड़नी है, उसका वेट किया था। क्यों वेट किया था? वो यहाँ है, वो ज्योग्राफी है, क्यों वेट किया था। ठीक है, तो उन्होंने, ठीक है समझ लो, मुझे पता, अब नहीं पता आप लोगों को कुछ नहीं पता, ठीक है। उन्होंने बोला था, ऐसा माना जाता है कि जो उत्तरायण का फेज है, यानी कि जब सन, हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रहते हैं। महाभारत कहाँ पर हुई थी? कुरुक्षेत्र में हुई थी। कुरुक्षेत्र कहाँ पर है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, अर्थ के नॉर्थ वाले पार्ट में है। तो ऐसा माना जाता है कि जब सन कहाँ पर हो? नॉर्थ में हो, ठीक है। जब सन नॉर्थ में हो तब डेथ को अच्छी मानते हैं। बाकी खराब डेथ है, डेथ तो डेथ होती है, ठीक है, ज़्यादा अच्छी मानते हैं। इतना ही फर्क होता है ना, ठीक है। दिन तो सारे दिन होते हैं, अब किसी का जन्म अमावस्या का होता है, उसकी गलती थोड़ी है ठीक है। तो ऐसा वो मानते थे। तो उन्होंने जब उनको बाण मारा गया, उस टाइम पर सन कहाँ पर था? साउथ में था, यानी कि इस वाले फेज में सन था, ठीक है। उन्होंने क्या बोला? जब सन नॉर्थ में आ जाएगा तब जाकर के मैं मृत्यु को प्राप्त होऊंगा। यानी कि जब सन कहाँ पर आ जाएगा? उत्तर में आ जाएगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आ जाएगा, ठीक है। तो जो ये वाले 6 महीने का फेज होता है, इसको हम बोलते हैं उत्तरायण, और जो ये वाला 6 महीने का फेज होता है, इसको हम बोलते हैं दक्षिणायन, ठीक है। आयन मतलब होता है फेज, चरण, और दक्षिण उत्तर मतलब पता ही है आपको। एक हम लोग फेस्टिवल मनाते हैं मकर संक्रांति। संक्रांति क्या होती है? हर महीने संक्रांति होती है, एक स्पेशल मनाते हैं हम लोग मकर, है ना। क्या होती है संक्रांति? घर में दादी नानी वगैरह हैं आप लोगों के? जाकर के पूछना उनसे, कुछ बैठ के कहानी वानी सुनाया करो हमें, हम निकम्मे हैं एकदम, हमें कुछ नहीं आता है, ठीक है। तो संक्रांति होती है हर महीने, जब अर्थ एक पूरा महीना पूरा करके अगले फेज में, यानी कि अगले नक्षत्र में एंटर करते, उसको हम संक्रांति बोलते हैं, ठीक है। हर महीने ये काम हो रहा होता है। नॉर्मली जैन फेब में जब वो मकर राशि में एंटर करती है तो उसको हम क्या बोल देते हैं? मकर संक्रांति। वो 22 दिसंबर वाली डेट होती है एक्चुअल में, ठीक है। क्योंकि इसके बाद अब क्या हो गया? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, वहाँ पर सन ब्राइट है, और अब वहाँ से क्या करेगा वो? वापिस जाना शुरू करेगा। किधर की तरफ? नॉर्थ की तरफ, ठीक है। 22 दिसंबर को कैप्रिकॉर्न पे डायरेक्टली चमका, रिफ्लेक्ट हुआ, यहाँ से वापस जाना शुरू हुआ और इक्वेटर की तरफ चला जाएगा वो, ठीक है, मार्च में। फिर वापस प्रोसेस चलती रहेगी पूरी। क्लियर हो गई ये बात? ठीक है, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक जो मैंने बताया है? ठीक है, अब पेन निकाल लीजिए। अब कुछ चीज़ें लिखना है। बहुत टाइम है अभी।
ये टॉपिक पूरा करके जाना है। कर दीजिए और पढ़ा दीजिए जो भी तो। अच्छा ठीक है, हम मोशन ऑफ द अर्थ की बात कर रहे हैं या मूवमेंट ऑफ द अर्थ की बात कर रहे हैं। रोटेशन रिवोल्यूशन क्या है ये आपको पता है, मैं नहीं लिखा रहा हूं। उसमें अगला पॉइंट में सब हेडिंग डालिए इक्विनॉक्स। यहाँ कहीं लिखा हुआ है क्या? नहीं लिखा हुआ है। हिंदी में लिखेंगे विषुव। इक्विनॉक्स या विषुव। लिखिए व्हेन सन डायरेक्टली रिफ्लेक्ट्स ऑन द इक्वेटर, जब सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है। पर लंबवत चमकता है, कॉमा, व्हेन सन डायरेक्टली रिफ्लेक्ट्स ऑन इक्वेटर, कॉमा, दिस सिचुएशन इज कॉल्ड इक्विनॉक्स। लंबवत चमकता है, इस स्थिति को विषुव कहते हैं। इस स्थिति को विषुव कहते हैं। लंबवत राइट एंगल मतलब क्या होता है? 90 डिग्री। ठीक है, उसके लिए अलग अलग शब्द लिखे मिल सकते हैं, परपेंडिकुलर, राइट एंगल, जो भी, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, सिंपल सी बात है, डायरेक्टली रिफ्लेक्ट कर रहा है वो। ठीक है, इतनी सी बात है। अब ये दो बन रहे हैं इक्विनॉक्स। कब कब बन रहा है? एक तो बन रहा है मार्च में और एक बन रहा है सितंबर में। ठीक है, तो जो मार्च वाला होता है उस टाइम पर मौसम का कैसा होता है? स्प्रिंग, तो उसको हम बोल देंगे स्प्रिंग इक्विनॉक्स। ठीक है, और सितंबर वाला क्या कहला देगा? ऑटम इक्विनॉक्स। तो लिख लीजिए इसमें, उसके नीचे ही लिखो 21 मार्च इज इक्वल टू, या डैश करके 21 मार्च स्प्रिंग इक्विनॉक्स या वसंत विषुव। वसंत विषुव। और 23 सितंबर, 23 सितंबर, वो क्या हो जाएगा? ऑटम इक्विनॉक्स। ऑटम के लिए एक शब्द और भी होता है हिंदी में, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है क्या? पतझड़ तो जनरल शब्द है, एक और शब्द है, स्किप हो रहा है। अभी लिख लो आप पतझड़ विषुव, पर वो एग्जैक्ट शब्द नहीं है, वो बता दूंगा बाद में। ठीक है, तो विषुव पता लग गया, जब इक्वेटर पे यानी विषुवत रेखा पर रिफ्लेक्ट कर रहा है सन। ऐसा साल में कब होता है? 2 बार होता है। इस दिन क्या होगा? इक्वेटर पर दिन और रात क्या होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? अगला पॉइंट बनाइए, उसमें लिखिए समर सॉल्स्टाइस। ये लिखा हुआ है सॉल्स्टाइस, समर सॉल्स्टाइस और जून सॉल्स्टाइस। हिंदी में लिखेंगे ग्रीष्म अयनांत। ग्रीष्म अयनांत। ठीक है, क्या होगा इस दिन? अभी समझाया था ना। हाँ, इक्वेटर पर पड़ेगी, बहुत बढ़िया। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर लिख लीजिए व्हेन सन डायरेक्टली रिफ्लेक्ट्स ऑन, व्हेन सन डायरेक्टली रिफ्लेक्ट्स ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जब सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है, कॉमा करके 21 जून लिख लेना। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए विंटर और दिसंबर सॉल्स्टाइस। हिंदी में क्या हो जाएगा? शीत अयनांत। विंटर और दिसंबर सॉल्स्टाइस। इसकी डेफिनेशन लिख लो आप लोग, क्या होगा? कॉमन सेंस लगाइए। करेक्ट, व्हेन सन डायरेक्टली रिफ्लेक्ट्स ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जब सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता हो। डेट लिख लीजिएगा 22 दिसंबर।
कोई कंफ्यूजन इन तीनों चीज़ों के अंदर? ठीक है, नेक्स्ट लिखिए पेरिहिलियन, हिंदी में उपसौर। अगला लिखिए पेरिहिलियन, उपसौर। पेरिहिलियन में क्या लिखना है समझ लो। अभी जो हम लोगों ने पीछे वाली इमेज देखी थी, इसमें अर्थ क्या कर रही थी? रिवॉल्व कर रही थी अराउंड दी हाँ, आवाज़ सबकी आनी चाहिए। तो उसमें एक सिचुएशन थी जब वो अर्थ के बहुत ज़्यादा पास थी, नॉर्मल पाथ से ज़्यादा पास हो गई थी, और एक बहुत दूर चली गई थी। इसी को हम लोग कहते हैं पेरिहिलियन और एपहिलियन। हिंदी में बोलते हैं उपसौर और अपसौर। पेरिहिलियन के सामने लिखिए when अर्थ इज नियर मोस्ट टू द सन, जब पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट हो, जब पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट हो, कॉमा, अब इसका उल्टा भी लिखा मिल सकता है तब भी ठीक ही होगा कि जब सूर्य पृथ्वी के सबसे निकट हो, है ना, बात तो एक ही हो गई, दोनों दूसरे के पास है। कब होती है सिचुएशन ये? 3 जनवरी, 3 जनवरी को, और कॉमा करके लिखिए कॉमा करके लिख लीजिए डिस्टेंस, दूरी 14.7 करोड़ किलोमीटर, 14.7 CR किलोमीटर, 14.7 करोड़ किलोमीटर। ये सबसे जो नियरेस्ट हमारे पास आप आती है वो इतनी ही क्लोज आती है। ठीक है, अगला पॉइंट में लिखो एपहिलियन, अपसौर। एपहिलियन या अपसौर। इसमें क्या हो जाएगा? पेरिहिलियन के ठीक उल्टा हो जाएगा, जब पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर, हाँ, फार्दर मोस्ट हो जाएगी। क्या? हाँ, डिस्टेंस से पहले तारीख लिखनी पड़ेगी ना, लिख लिया क्या? हाँ, पृथ्वी और सूर्य, ये कब होता है? 4 जुलाई। 4 जुलाई। डिस्टेंस कितना होता है? 15.21 करोड़ किलोमीटर। 15.21 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, कोई कंफ्यूजन इन पांचों चीज़ों में? इक्विनॉक्स, समर सॉल्स्टाइस, विंटर सॉल्स्टाइस, पेरिहिलियन और एपहिलियन। ठीक है, इनसे खूब सवाल बनते हैं कंफ्यूज करने के लिए। तो मैच ऑफ द फॉलोइंग हो सकता है, या इनके ऊपर 4 स्टेटमेंट दे देंगे, कोई एक गलत होगी 3 सही होगी, वाइस वर्सा हो सकता है, 3 गलत होंगी 1 सही होगी, कोई चूज करने को बोल देंगे आपको। ठीक है, तो ध्यान से इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ठीक है, एक सवाल आपके मन में आना चाहिए कि जो पेरिहिलियन की सिचुएशन बन रही है वो कब बन रही है? सर्दियों में, है ना, जब सबसे पास है हमारे सूर्य, तो फिर तो गर्मी होनी चाहिए, सर्दी नहीं होनी चाहिए। क्या कहना है? हाँ, तो गर्मी होती है उस दौरान। ठीक है, पर गर्मी कहाँ पर होती है? साउथ वाले पोर्शन में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, अंटार्कटिका जैसा कॉन्टिनेंट है, यहाँ पर लैंड पोर्शन बहुत कम है। ठीक है, तो वहाँ पर गर्मी का उतना इम्पैक्ट नहीं होता। जिसने भी सब बनाया है बहुत सोच समझ करके एकदम साइंटिफिक बनाया है। 0.1 सेंटीमीटर चीज़ इधर उधर अगर हो जाए तो प्रॉब्लम हो जाएगी, उनने कोई चांस नहीं छोड़ा हुआ है। ठीक है, तो जब सबसे पास हैं हम सूर्य के, तब भी उस दौरान नॉर्थ पोल सूर्य से दूर है, साउथ पोल उसके पास है,
ताकि दोनों को इक्वली चीज़ें मिलती रहें, ना हमें बहुत ज़्यादा क्या नाम है ठंडी फील हो, ना उन्हें बहुत ज़्यादा गर्मी फील हो। क्योंकि अगर हम पास नहीं आएंगे तो हम बहुत ठंडे हो जाएंगे। जनवरी में ना जो हमको ठंडी है, अभी इतनी ठंड होती है, जबकि हम सूर्य के पास आ जाते हैं। इमेजिन करो अगर पास नहीं आएंगे तो कितनी ठंड हुआ करेगी। तो उसको बैलेंस करने के लिए एकदम ठीक बनाया हुआ है। सेम वाइस वर्सा, उल्टा भी। क्लियर हो गया? कुछ कन्फ्यूजन यहाँ तक? ठीक है, एक चीज़ और पढ़ करके फिर ख़त्म करेंगे। यहाँ पर एक चीज़ लिखी हुई है, अंटार्कटिक सर्कल, दो शब्द लिखे हुए हैं। ऊपर आर्कटिक सर्कल, दो शब्द लिखे हुए हैं। इसका मतलब समझिए और जो समझ पाए वो मुझे बताइए। मैं हाईलाइट कर दूं? ये क्या कहना चाह रहा है? बिना बोले भी समझा जा सकता है, समझने के लिए दिमाग चलाना पड़ता है। जी, हाथ खड़ा करें। जब समर सॉल्स्टिस होता है तो जो सन जो होता है वो कैप्रिकॉर्न में पड़ता है। तो सर जो साउथ पोल है वहाँ पे जो 6 मंथ्स के लिए सिर्फ लाइट रहती है, और जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वो नाइट। और कोई ठीक पकड़ा उसने? ठीक है, बस वो बोलने में घबराहट है तो कुछ चीज़ आगे पीछे बोल रहा है। वो कह रहा है कि पहले क्या नाम है दूध डाल दीजिए, फिर बाद में चाय पत्ती डालनी है। चाय बनानी उसको आती है, बस वो कब क्या डालना है ये समझ में नहीं आ रहा है ना? हाँ जी, और कोई ट्राई करेगा? ठीक बोला है उन्होंने, गलत नहीं बोला है, रेसिपी ठीक है। ठीक है, समझिए, जो दोनों हमारे पोल्स हैं, ठीक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो अलग अलग सॉल्स्टाइस में दोनों पोल पर सिचुएशन अलग अलग होती है। जब समर सॉल्स्टाइस है, ये वाली सिचुएशन है, तो नॉर्थ पोल किसकी तरफ झुका हुआ है? सूर्य की तरफ। साउथ पोल सूर्य से बाहर है। हाँ या ना? हाँ हाँ बोलना है, ठीक है। नॉर्थ पोल किसकी तरफ है? सूर्य की तरफ। अब ये जो नॉर्थ पोल है, यहाँ पर जब तक समर सॉल्स्टाइस चलता है, यानी कि 21 मार्च से लेकर के 23 सितंबर तक 6 महीने का सॉल्स्टाइस है, समर वाला या जून वाला, तो 6 महीने तक इस पूरे पोल पर क्या रहेगा? दिन रहेगा। क्या रहेगा? 6 महीने का दिन वहाँ पर रहेगा, ठीक है। और अगर यहाँ पर 6 महीने का दिन है तो यहाँ पर क्या रहेगा? क्योंकि आप देख रहे हैं ये सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन है, ठीक है ना। अभी ये वाला पोर्शन इसकी तरफ है, ये इसके बाहर है, तो जो पोल बाहर है वहाँ पर लगातार रात रहेगी, यहाँ पर लगातार दिन रहेगा। विंटर सॉल्स्टाइस में ठीक इसका उल्टा हो जाएगा। तब यहाँ पर 6 महीने की क्या हो गई है और यहाँ पर 6 महीने का। ऐसा क्यों होता है? बाकी जगह तो ऐसा नहीं हो रहा है, वहीं पर क्यों हो रहा है? जी हाँ, ये एक कारण है, करेक्ट। और ठीक है, तो एक तो टिल्ट है, दूसरी बात क्या है कि जो हमारे पोल हैं वो फ्लैट है। जो दोनों पोल है हमारे वो क्या है? फ्लैट है, ऊपर पूरा गोल नहीं है ऐसे ऊपर नीचे, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होता है, कभी भी डायरेक्टली लाइट तो पहुँचती नहीं है। लाइट तो जो सन रेज हैं, अब यहाँ से सन रेज ऐसे जा रही है, यहाँ से सन रेज जा रही है, ये नीचे से जा रही है, तो ये केवल इसके ऊपर से पास हो रही होती है। बाकी सब जगह तो क्या है, यहाँ पर पहुँच रही है लाइटें, है ना, डायरेक्टली इस ज़मीन पर, इस ज़मीन पर यहाँ इसके ऊपर से गुजर रही है, उसके कारण यहाँ पर दिन होता है, ठीक है। और चूंकि वो फ्लैट है तो अर्थ ऐसे घूमती रहेगी, पर इस पर कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा है, वो तो एक्सिस है, वो तो वहीं टिका हुआ है, ठीक है। तो जब तक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सन है तब तक वहाँ पर क्या ही रहेगा? लगातार दिन रहेगा, ठीक है। क्योंकि ये अर्थ हमारी है, ये इसके 2 एक्सिस हैं, ठीक है।
अब ये घूम रहा है पर एक्सिस थोड़ी अलग जा रहा है। ये पोर्शन मान लो इधर सन है, ठीक है, तो इसके सामने अलग अलग जगह आ रही है घूमने पर इस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा दोनों एक्सिस पर, वो तो वहीं पर क्या है, स्टेबल हैं, स्थिर हैं, ठीक है। तो इसके अगर ये ऊपर से फ्लैट ना होते तो फर्क पड़ता, क्योंकि तब क्या होता, जो पोर्शन इधर सामने है वो अब इसके पीछे चला जाता, पर वो फ्लैट है, इधर फ्लैट है, इधर फ्लैट है, तो वहाँ पर तो सन रेज वैसे भी नहीं जा रही है, खाली उनकी कारण जो वहाँ पर लाइट है वो जाती है, हीट जा ही नहीं रही वहाँ पर, ठीक है। इसके कारण यहाँ पर 6 महीने दिन रहता है और यहाँ 6 महीने रात, फिर उल्टा हो जाता है, यहाँ 6 महीने का रात, यहाँ पर 6 महीने का दिन। और जैसे जैसे हम पोल्स के पास जाएंगे तो यहाँ पर जो जो कंट्रीज आएंगी या जो जो इलाके इसके पास आएंगे पोल्स पर, वहाँ पर दिन भी क्या होंगे, लंबे लंबे हुआ करेंगे। जैसे मिडनाइट सन के बारे में सुना है आप लोगों ने? मिडनाइट सन, आधी रात का सूर्य, नहीं सुना? ठीक है। मिडनाइट सन ये जो यहाँ पे कंट्रीज हैं, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, यहाँ पर पाया जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, अब चूंकि ऊपर से तो लाइट सर पास हो रही है, ऊपर जाकर के जो अर्थ है हमारी छोटी हो गई है क्योंकि लगातार वो सिकुड़ रही है, तो धीरे धीरे घूम रही होती है, लेकिन यहाँ पर जो सन की रोशनी है, हीट तो चली जाती है पर जो रोशनी है वो बहुत लंबे टाइम तक रहती है। तो वहाँ पर रात को 10 बजे भी सिचुएशन कौन सी वाली होती है, शाम के 4 बज रहे हों, 3 बज रहे हों, यानी वहाँ पर जो एक्चुअल रात, अंधेरी वाली रात होती है, कुछ ही घंटों की हो पाती है, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, ठीक है। तो वहाँ पर ऐसा होता है कि रात में 10 बजे बोलेंगे चलो सोने चलते हैं, बाहर देख के लगता है कि अभी तो क्या नाम है, दोपहर हो रही है या शाम के 3 बज रहे हैं, कैसे सो जाए, नींद ही नहीं आएगी, ठीक है, पर वहाँ उनको हैबिट है, ठीक है। ये सिचुएशन दोनों जगह होनी चाहिए, पर साउथ में तो यहाँ पर कंट्रीज ही नहीं है, लैंड है ही नहीं, खाली पड़ा है, पर नॉर्थ में कई सारे ऐसे इलाके हैं, ठीक है, जहाँ पर ह्यूमन हैबिटेशन भी रहती है। तो स्पेशली जो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड है, सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट इसी के ऊपर पड़ रहा होता है। तो यहाँ पर नॉर्वे को हम लोग बोलते हैं द कंट्री ऑफ मिडनाइट सन, अर्धरात्रि सूर्य का देश, ठीक है। थोड़ा सा इस बारे में गूगल कर लीजिएगा, कुछ कन्फ्यूजन होगा तो मुझे बताइएगा, ठीक है। चलो, यहाँ पर कुछ फैक्ट्स लिखे हुए हैं, एक बार देख लो, और फिर ये आपको मिल ही गया है, कोई समस्या ही नहीं है। जैसे 3 जनवरी पेरी, ये लिखा दिया मैंने, कुछ कन्फ्यूजन तो नहीं होगा किसी को, ठीक है। और ये सब भी लिखा दिया है। ये एक फैक्ट था, शायद नहीं लिखाया था, जो अर्थ की डायमीटर है, इक्वेटर की अलग है, पोलर की अलग है, ठीक है, बट लेकिन डिफरेंस थोड़ा ही है। तो इससे क्या पता लगता है कि हमारी अर्थ जो है वो ऊपर से फ्लैट से पोल से फ्लैट है, वरना पोल की डायमीटर बहुत ज़्यादा कम हो जाता, ठीक है ना के बराबर रह जाता, पर थोड़ा ही डिफरेंस है। तो ये कुछ क्वेश्चन से ये हिंदी में है, पता नहीं कैसे, तो एक बार देख ले 2 मिनट में, मैं इंग्लिश में बोल दे रहा हूँ पैरेलली। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी एक्सिस, तो बहुत बेसिक क्वेश्चन कहाँ से आ गए इसमें, ठीक है, कितने एक्सिस तक झुकी हुई है, 23.5, 23.5। अपने एक्सिस पर एक रिवोल्यूशन कितने टाइम में पूरा करती है, एग्जैक्ट फिगर इज, अपने एक्सिस पर 24 घंटे, और उसके बाद उसमें कुछ मिनट भी होते हैं जो जुड़ते जुड़ते 6 दिन बनते हैं हर साल, और जो जुड़ते जुड़ते हर चौथे साल क्या बन जाता है, पूरा एक दिन एक्स्ट्रा लीप ईयर आ जाता है। डे एंड नाइट ऑक्योर्स ड्यू टू, दिन और रात बनते हैं क्योंकि, हाँ, रोटेशन ऑन दी एक्सिस। अब तो यहाँ पे 2 आंसर देखिए, ठीक है, 2 आंसर दे रखे हैं, पृथ्वी की कक्षा की आकृति के कारण और घूर्णन की गति के कारण। सही आंसर कौन सा होगा, घूर्णन के कारण, शेप से फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है ना। कहाँ पर दिन और रात, डे एंड नाइट इक्वल होते हैं, एक इक्वेटर पर होते हैं केवल, और कहीं पर सिचुएशन देखने को नहीं मिलती। पृथ्वी का परिधि, सरकमफेरेंस, मैंने बताया था आपको पिछली वाली स्लाइड में, ठीक है जी। फिर मिलते हैं, धन्यवाद, थैंक यू, गुड डे। कल हम लोग क्या शुरू करेंगे, एटमॉस्फेयर से शुरू करें, क्लाइमेट से, क्लाइमेटोलॉजी बताओ ना, या हाइड्रोस्फेयर या लिथोस्फेयर।